बाद में पुलिस वाले ने बोला भी, अगली दफ़ा तुम्हारे जेब में ड्रग्स या चरस डाल कर हम गिरफ्तार करेगा, फिर ज़िंदगी भर तू बाहर नहीं आएगा। इस ज़मीन को अलॉट करने में बहुत बड़ा साजिश रखा। ये बेकन मोड़ है जिस पर अभी एक होटल तामीर है। ये सरासर सरकारी ज़मीन पर होटल किया है। उन्हीं नाले में बहुत सारे लोगों को वहाँ पर परमिशन नहीं है कंस्ट्रक्शन करने का। कल बहुत बड़ा हादसा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन बनता है? उसके साथ कहना पड़ रहा है कि इस सारे घपले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम सबसे ज़्यादा मुलव्वस है इसमें। आप लोगों में से किसी ने देखा ये पीएमजेएसवाई का रोड का हालत? ये ज़मीन में धंसे हुए हैं। गिरने हुए का बहुत सारे घपला, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा घपला है जो पीएमजेएसवाई में हो रहा है। तो सीरियर मुस्तफ़ा अली के नाम पर अलॉटमेंट मुस्तफ़ा अली के नाम पर जो है ना 20 से 55 लाख रुपये सिविल के शिकल के नाम से निकालते हैं, उसमें डालते हैं। हमारा ये एपेक्स कैरियर बोलता है हम ब्यूरोक्रेट के कब्ज़े में नहीं रहेंगे, हमें जुल्म हो रहा है। लद्दाख के दुख दर्द लद्दाख ही जानते हैं। वो कौंसल में लद्दाखी नहीं बैठा तो क्या वो गुजरात का कोई बैठा है इधर? या 88 लाख रुपया एसडीएम द्रास ने निकाले हैं। क्या पैसे पर बिस्तर बनाया था, क्या बनाया था द्रास ने, ये हम जानते हैं। खाली ये सन बार वियो होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम पर 18,37,000 का पेमेंट गया यहाँ से। मेरे घर में पुलिस आया, मेरा बैंक बैलेंस चेक किया, मेरी बीवी की बैंक बैलेंस चेक किया, फिर मेरा प्रॉपर्टी चेक किया। मुझे ऑफ़र हुआ था 5-5 लाख का ऑफ़र हुआ था। ये पीएमजेएसवाई जो हफीज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी, हमारा कांग्रेस प्रेसिडेंट नासिर मुंशी के थ्रू मुझे पैसे का ऑफ़र हुआ। कोई भी पूछ सकता है, मैं नाम लिख के बोल रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप करगिल प्रेस क्लब का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। आज हमारे लद्दाख एलजी साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए, इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद आप लोगों ने अपना कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल के हमें यहाँ हमारे जो रुझान है वो आप इस मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने के लिए मौका दिया। उसके लिए तमाम करगिल प्रेस क्लब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ जो ले दुर्बुक में चंद रोज़ पहले लामडोल स्कूल के जो बस में स्कूल के जो बच्चे उस्ताद हादसे में जो गुज़र गए और जो ज़ख्मी हैं उनके दुआ करेंगे, और जो लोग गुज़र गए उनके आत्मा को शांति के लिए हम दुआ करेंगे, और जो ज़ख्मी हैं वो लोग जल्द से जल्द ठीक होता कि हम रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे। उसके बाद हम हमारे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का अमल करने का मकसद है, इस पर आप लोगों तक उजाद आप लोगों को बज़र तफसीर आप लोगों से कहेंगे। हम सब वो भी जानता है यूटी से पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल एक ऐसा वाहिद डिस्ट्रिक्ट था, हमारे यहाँ जो भी सरकारी अफसर आता था उसको बतौर सज़ा करगिल में उसको यहाँ ट्रांसफ़र करके भेजता था, क्योंकि करगिल एक ऐसा जगह बना के रखा था इन्होंने कि एक सज़ा मौत की जगह है। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान के एक मशहूर अखबार में ज़िक्र भी हुआ था कि करगिल अगर करप्शन के लिहाज से देखा जाए तो नंबर 2 पे बिहार के बाद करगिल का नाम आता था। हम लोगों ने, आप सभी जानते हैं, हम लोग आटिया करते हैं और हम लोगों ने कुछ आटिया हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में भी किया, क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक हक़ था। हक़ के ज़रिए हमने इन्फॉर्मेशन लिया, तो उसके जो इन्फॉर्मेशन हमने लिया, लोगों ने हालांकि हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किए, काफ़ी आगे पीछे बात भी करते थे, मगर हम लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल, हमारे यूटी लद्दाख के आवाम के घर घर तक, कानून तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात वजूहत लाना हमें मुनासिब समझा। क्योंकि आज 25 अगस्त हमारे, कल 26 अगस्त को हमारा जो चेलू में, उससे पहले हमारे यहाँ कुछ हमारा किसने अच्छा काम, मतलब सफाई अभियान ऐसे काम है कि हमने भी सोचा हम लोग भी कुछ अच्छा काम आज इसके शुरुआत करेंगे, इसलिए हमने आज का ये तारीख़, आप लोग बिज़ी होने के बावजूद ये तारीख़ हमने मुकर्रर किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे हसन माशा साहब जो कि एक आर्टिया एक्ट्रेस है, ये आज तक मीडिया के सामने आने से
परहेज़ करता था, क्योंकि ये मीडिया के ज़रिए अपना नाम कमाना नहीं चाहता था, ये मीडिया के ज़रिए अपने आप को हाईलाइट करना नहीं चाहता था। तो आज हमें मजबूरन मीडिया के ज़रिए आना है, क्योंकि मीडिया ही हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, और हमको आपकी मीडिया पे तौक़ा है और हम मीडिया पे भरोसा भी करते हैं, क्योंकि मीडिया के ज़रिए हमारा आवाज़ पहुँचेंगे। हम लोगों ने अपने तरफ से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे काफ़ी चीज़ें पोस्ट किया, मगर बदकिस्मती से आला काम यूटी लद्दाख ने हमारे इन चीज़ों पे कोई भी इक़दाम नहीं लिया। तो हम आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेंगे, मैं आगे हमारे हसन माशा साहब को मुफस्सल आप लोगों तक अपना वजूहत ज़िक्र करने के लिए इनसे गुजारिश करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान, यांतंग आप सबको मैं दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोई नामी ग्रामी शख्सियत नहीं हूँ, एक मामूली सा कारकुन हूँ, अपने हिसाब से अपना समाजी खदमत अंजाम दे रहा हूँ। इसके बावजूद भी आप लोगों ने अपना वक्त निकाल कर यहाँ मुझे सुनने के लिए एहतमाम किया है, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। दूसरी अहम बात यह है कि हालात मुल्की सतह पर हो या रियासती सतह पर हो, बहुत नाजुक मरहले में पहुँचे हैं। हर कोई चाहता है कि अच्छा हो जाए। लिखने वाले अपना कोशिश करते हैं कि मैं कुछ लिख कर आगे भेज दूँ। आप मीडिया हज़रात कोशिश करते हैं कि हम कुछ अच्छा ग्राउंड रियलिटी सरकार तक पहुंचा दो। इसी कोशिश में हम सब साथ में हैं, अपनी जगह पर कोशिश कर रहे हैं। इसी तनाजुर में मुझे एक अकबर अल आबादी का एक शायर याद आ रहा है, न खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो अखबार निकालना या मीडिया के ज़रिए ये बात आगे पहुंचाना, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत सारे लोग फेल हुए हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं। इसमें बहुत सारे आप जैसे मीडिया हज़रात ने कुर्बानियाँ पेश की है, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत मशकूर व ममनून हूँ। मैं एक छोटा सा अनपढ़ आदमी हूँ, सिर्फ मिडिल क्लास तक मैंने तालीम हासिल की है, लेकिन ज़्यादा लिखने की वजह से थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना मुझे आता था। तो मैं अपने हिसाब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर, शायद आप लोग फॉलो करते होंगे हसन माशा के नाम से, वहाँ पर जो समाज के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, सरकारी स्कूलों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, बाकी दूसरे मैदानों में हमारे आवाम के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, ये सब मैं लिखता था। तो आज मुझे पता चला कि आजकल डिजिटल ज़माना है, अखबार बीनी व नावल बीनी आजकल ज़्यादा कम हो गया है। लोग ज़्यादा डिजिटल ये मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सुनना पसंद करते हैं। मैं मीडिया हज़रात से इसलिए पीछे भागता था कि क्या पता हमारा इनका मतलब नेचर मिलता है नहीं मिलता है। इसी कशमकश में मैंने बहुत सारे मीडिया हज़रात ने मुझे मैच पर आने के लिए, ये मीडिया के सामने आने के लिए दावत दिया। फिर मैंने माज़रत तलब किया था आज तक। तो अभी मुझे पता चला कि जब तक मीडिया पर आकर जो हक़ाइक़ हमारे साथ हुए, जो नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ हो रहे हैं, जब तक वो मीडिया पर नहीं रखेंगे तब तक कहीं पहुंचने वाले नहीं है। मेरा फॉलोअर ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर 1000 होगा, 1500 होगा, उसमें से भी आधा अनपढ़ हो सकता है, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। अब यहाँ से तो आप उर्दू में बात करो मीडिया पर या इंग्लिश में बात करो, अभी तो सब सुनने वाले हैं, सबके समझ में आ जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मेरा तालीम ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ मिडिल पास हूँ, और टूटे फूटे अल्फाजों में मैं अपना मौक़िफ़ आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आगे तक पहुँचे, हमारे समाज सुधरे, ये हमारे मुश्किलात हल होने में मददगार साबित हो इंशाअल्लाह। जैसे कि आप सब जानते हैं, हसन माशा आरटीआई एक्टिविस्ट नाम से मुझे जाना जाता है। मैंने ये 2011-12 से शायद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या हुकूक जानकारी एक्ट का इस्तेमाल किया। हमारे बहुत सारे वकीलों के साथ जान पहचान था, तो नाइंसाफ़ियाँ जो होता था उनके
लेकर मैं एक वकील के साथ मुलाकात करता था। उसने मुझे ये एक्ट से रोशनास कराया। तो हमने पहली बार ये आरटीआई का सहारा लेकर एप्लीकेशन लिखा। वहाँ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया। फिर वो सिलसिला जारी रहा। अब अक्सर मैं लोगों पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। ये ज़्यादातर हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं जो हमारे साथ ऐसा मजाक करते हैं। ये कहते हैं ये लोग को आरटीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा कमा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने आज तक कम से कम 35 से ऊपर आरटीआई के तहत जानकारी हासिल की है। उसमें से कम मुझे 25 डिपार्टमेंटों ने रिस्पॉन्स दिया, अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। बाकी 10-15 लोगों ने बिल्कुल नकार दिया मेरे दरख्वास्त को। तो इस तरह हमने उसमें छानबीन किया। छानबीन करके हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारे साथ बहुत सारे नाइंसाफ़ियाँ होते हैं। मरकज़ी सरकार हो या रियासती सरकार हो, ये सब हमें बहुत अच्छी रकम फराहम करते हैं, लेकिन वो पूरा रकम हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते बिल्कुल आधे से ज़्यादा बच जाते हैं। इसी अफसोस के साथ ये सबसे पहला तजुर्बा मुझे MG नरेगा, जो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, इससे मुझे पता चला। तो इस सिलसिले में बहुत सारे मेरे पास कंप्लेन ये जमा हो गया। फिर उसके बाद उसका आहिस्ता आहिस्ता ऑफिस में हमारे अच्छे खासे दोस्त पैदा हो गए। हमारे करगिल में माशाअल्लाह वो सारे मुलाजिम एक जैसे नहीं है। कम से कम 90% मुलाजिम बहुत अच्छे हैं। वो चाहते हैं कि मेरे ऑफिस में सुधार हो, आवाम को सहूलियत मिले। ऐसी विचार रखने वाले बहुत सारे मुलाजिम हैं, उनसे मैं मिलता हूँ। बहुत सारे मुलाजिम, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि ये नाइंसाफ़ी हो रहा है, आप इसको उछालो। तो ये उछालना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अगर ज़िंदा है तो ज़िंदा होने का कुछ सबूत पेश करना पड़ता है, तभी कहते हैं कि आदमी ज़िंदा है और अपनी ज़िंदगी का इजहार कर रहे हैं। ये तो आप LLB पास करके रखा हो या बहुत बड़े तुजार हो, कोई मायने नहीं रखता है कि आप क्या हैं। तो इसी तनाजुर में मैंने बहुत सारी कोशिश की। बहुत सारे नाइंसाफ़ियाँ मुझे नज़र आया, रोना आया मुझे, कितना हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो लास्ट में मैंने 2022 में शायद मैंने बहुत सारे जगह पर उसका कंप्लेंट DC को भी लिखा, या जिस वक्त हम जम्मू कश्मीर के साथ था उस वक्त मैंने विजिलेंस कमिश्नर तक लिखा। हमारे यहाँ से कम 2-3 ऑफिसरों का विजिलेंस में हमने FIR भी कराया था उस वक्त। ये जिस वक्त हम जम्मू कश्मीर के साथ था उस वक्त का है। उसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल भी था, तहसीलदार भी था, हमारे बहुत सारों के ख़िलाफ़ हमने किया था। उसके बाद जब हम UT हो गया, UT के बाद कहीं जगह पर एप्लीकेशन डालने का कोई मुझे सुराग नज़र नहीं आया। फिर भी मैंने पहला कंप्लेन जो लिखा था, हमारे आप सब जानते हैं भरूच एक्सिस्टेंट पर एक राशन स्टोर हुआ करता था। वो राशन स्टोर बहुत बड़ा था, कम से कम 60 बाई 40 का 2 राशन स्टोर था। उसमें बहुत सारे मटेरियल था, पुराना टिम्बर था, अच्छा कीमती टिम्बर। कम से कम उसका मटेरियल बोली पर लगाए तो कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का वो था। सबसे पहले मेरे नॉलेज में वो आया, तो मैंने उनसे पूछा, फूड एंड सप्लाई वालों से पूछा था कि भाई ये मटेरियल कहाँ गया, तो उनको कुछ पता नहीं था। तो मैंने इस सिलसिले में गवर्नर, हमारा पहले वाला गवर्नर जो था, शायद मैं उसका नाम भूल गया हूँ, उसके सामने मैंने एप्लीकेशन रखा। तो वो अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। उसने विजिलेंस कमिश्नर को लिखा, फिर विजिलेंस कमिश्नर के ज़रिए यहाँ पर छानबीन करने लगा। तो मेरा हौसला बुलंद हुआ। तो मैंने बाकी जो मामलात थे उस सिलसिले में मुझे गवर्नर ऑफिस में खुद, तो गवर्नर के उसने कमिश्नर सेक्रेटरी शायद, तो उसने बोला आप इधर ले में आकर गवर्नर के सामने पेश होने की ज़रूरत नहीं है। करगिल SSP के पास पूरा हमने इख्तियारात दिए हैं, बहुत बड़ी पावर उसको दिया है। आप जो भी कंप्लेन होता है वो वहाँ जमा करके वहाँ से आप रसीद ले सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने 3 एप्लीकेशन जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी और हमारे बेरोज़गार नौजवानों के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ हो रहा था, वो 3 मामला को मैंने SSP करगिल के सामने रखा था, साबिक़ा SSP। हाँ, तो 2022 में रखा। 22 में उसका कोई सुनाई नहीं। कम में 5 बार उनके सामने जाकर मैंने कहा जनाब मेरा कुछ एप्लीकेशन है इसमें, तो
एप्लीकेशन बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उल्टा मुझे टॉर्चर करना शुरू किया, नीचे वाले ऑफिस वालों ने। आप एप्लीकेशन डालना आपका जिम्मेदारी है, कार्रवाई करना या कार्रवाई होना ना होना ये हमारी जिम्मेदारी बनता है। तो इस तरह मतलब उन्होंने थोड़ा ये किया। फिर 2 साल 2.5 साल गुजर गया। फिर एसएसपी साहब जब जा रहा तो मैं उसके सामने जाके बोला, जनाब मेरे एप्लीकेशन को कम से कम 2 साल गुजर रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत एलिगेशन लगाया है किसी सरकारी ऑफिसर पर या तो आप मुझे गिरफ़्तार कर दो, या अगर मेरा ये कंप्लेन जो है हक़ाइक़ पर मुबनी है तो आप उनके साथ कार्रवाई करो। तो उन साहब ने मुझे बोला ये सब आप हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं बर्दाश्त करके बैठा। फिर मैं गवर्नर हमारे मिश्रा साहब के पास फरियाद लेकर गया इधर राजभवन में। उन्होंने अच्छा खासा वेलकम किया मेरा। एसएसपी को सामने बुलाया, डिप्टी कमिश्नर को सामने बुलाकर मेरा सुना। फिर वो एप्लीकेशन डीसी साहब को दिया। मेरे अगले टूर तक आप इसका इन्वेस्टिगेशन करके मुझे तैयार रखो, बाकी जो कुछ करना है वो मैं खुद कर दूँगा। इस तरह गवर्नर साहब ने वो किया। फिर मैं दूसरे दिन डीसी के पास गया था तो डीसी साहब बोला ठीक है आजकल थोड़ा हम बिज़ी हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता इन सब पर कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह मैं मुझे टालते रहा। फिर उसके बाद तो टालना का ये सिलसिला बहुत लंबा चौड़ा हो गया। मैंने सोचा इस सिलसिले में आप मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब मेरा लिखाई पढ़ाई सब कहीं नहीं पहुंचा है, तो मेरे के सामने जाकर ये अपना दुख दर्द जो मैं पर्सनल दुख दर्द नहीं है, पूरा आवाम का दुख दर्द है, उसमें मैंने ये टेप्सी का मामला रखा था। ये 2015 से आज 2027 तक अलॉटमेंट है, एक ही बंदे के नाम पर है। कल तो वो 33,000 में ये केफा चलाता था। जब 2022 में मैंने उसमें मुदाखलत करके बोला भाई ये आजकल तो खाली दुकान 100 लाख रुपए में बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये 33,000 में इतना बहुत बड़ा प्रॉपर्टी जिससे सरकार बहुत लाखों रुपया कमा सकता है, क्या बताए। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पिछड़ा वाला टेंडर में 2.5 लाख रुपया उसमें करके उसको 5 साल का अलॉटमेंट उसको दे दिया। अलॉटमेंट देने से पहले उन्होंने ऐसा उसमें साजिश और ये गपलाबाजी किया जो सब मैं आप मीडिया हज़रात के सामने दिखाना चाहूँगा थोड़ा थोड़ा कागजात करके। टिप्सी की बात हो रही है। टिप्सी 2022 में इसका ऑक्शन हुआ टीएफसी बेमथंग का कैफे का। उसमें 3 बंदों ने पार्टिसिपेट किया, खाली 3 ऑनलाइन उसका बाइडिंग हो रहा था। उसमें सिन मुर्तज़ा अली, मोहम्मद जीशान या मुर्तज़ा अली या मंसूर अस्करी देखनी, ये 3 नफ़र थे। उसने टेंडर भरा, तीनों का टेंडर एक ही है। मुर्तज़ा अली ने एक टेंडर भरा है 1,65,000 रुपये में। उसने दूसरा बाइट उसमें डाला है 1,85,000 में। उसमें तीसरा टेंडर भरा है 2,25,000 में। यह आप मीडिया पर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ये जीशान अली ने लिखा है, जीशान अली ने डाला है 1,80,000 का पहला। दूसरा बाइट में उसने अपना टेंडर 1,85,000 पर पहुँचा दिया। तीसरा टेंडर उसने 2,10,000 पर दिया। अब एक्चुअली ये टेंडर जो है वो सीधा जो इस वक्त चला रहे हैं उसी के नाम पर उन्होंने करने के लिए बिल्कुल अंदर से तय करके रखा था। उसके लिए उन्होंने ये सारे प्रपोज मतलब ये सारे कागजात इस तरह फेक तरीके से उन्होंने ईजाद किया। फिर आखिर इनको करना क्या था, ये टेंडर जो है हर हालत में इसी के सामने रखना था। इसी सिलसिले में उन्होंने ये किया है। लेकिन जब पुणे से टेंडर किए, पुणे में जाकर टेंडर किए यहाँ, ताकि कोई देख ना पाए। जैसे कि आप सब जानते हैं जो टेंडर जो बैडर है वो सक्सेसफुल होता है उसके नाम पर एक सीडीआर होता है। सीडीआर रखा है ये मंसूर अस्करी का। ये सीडीआर है मोहम्मद जीशान
की तरफ से सबमिट किया है। दूसरा सीडीआर, तीसरा सीडीआर है किसी मोहम्मद मुस्तफ़ा अली का। तो इसका अलॉटमेंट जो है किसी मुर्तज़ा अली को। तो सीडीआर मुस्तफ़ा अली के नाम पर, अलॉटमेंट मुर्तज़ा अली के नाम पर जो है ना, आप खुद समझ सकते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे टोकिए, मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं हर किस्म की सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। एक मिनट, पहले टीएफसी की जरा बंगले को। अच्छा, और दूसरी अहम बात है वो टैक्सी का, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बंगले है। उस बंगले को तामीर हुए ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 साल हो गया था। 4 साल। 8 से 10 साल उसका फिर उसके बाद उसका रिनोवेशन हो गया था। उसको रिनोवेशन हुए सिर्फ 5 साल हो चुके थे। उसकी छत में ऐसे कीमती कीमती लकड़ियाँ वो सारे डाले हुए थे। उसका छत का जो लकड़ी ही था वो 95 लाख रुपए मालियत के थे। कल उसको गिरा के दूसरा लगा दिया। वो सारे मलबे यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। अगर वो एक्शन पर लगाएंगे तो फिर भी सरकार कम से कम 50 से 1 करोड़ रुपया वहाँ से कमा सकते हैं उस मलबे से। तो ये सारे मलबा वहाँ से गायब हो चुका है। ऐसी नाइंसाफ़ियाँ खाली हम सब एक का नहीं, ये पूरा करगिल का प्रॉपर्टी है। ये सारे संस्कार से लेकर वहाँ ये मटाइन तक लोगों का, सारे हम सब का प्रॉपर्टी है। तो इसमें हमको सबका हक बनता है। माता हमने मतलब ये बोलने वाला हम क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब हमें नहीं सोचने। हमें संस्कार की परेशानी को हमारी परेशानी समझना चाहिए। चंगथांग की परेशानी हमारी परेशानी है। तो ये हमारे हुकूक पर दाके हो रहे हैं। तो टैक्सी को छोड़कर अब मैं दूसरी तरफ आऊँगा। 2022 में आप सब जानते हैं करगिल के हर चौक पर ये पोस्टर चस्पान था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और करगिल फाइनेंशियल क्राइम यूनिट करगिल, गैर करप्शन, जहाँ कहीं भी करप्शन हो रहा हो या गलत हो रहा हो हमें इल्ला दें। ये उनका मोबाइल नंबर है। जब ये रसीद ये पोस्टर देखा तो हमने इसी से खुश होकर 3 एप्लीकेशन लेकर वहाँ गया था, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। अब दोबारा जिक्र करना मुनासिब नहीं है। उसके साथ मैंने ये टीएफसी का केस एसएसपी के सामने रखा था। लेकिन मुझे ताजुब हो रहा है कि इनायत अली चौधरी साहब ने पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के रखा था, उसको ये सारे फ्रॉड उसको नज़र नहीं आया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अब तक। तो दूसरी बात, उसके साथ मैंने पीएमजेएसवाई का बहुत सारे गबला, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा गबला है जो पीएमजेएसवाई में हो रहा है। पीएमजेएसवाई वाले सेंक्शन करता है अपने तरफ से, कोई रोड बनाने का वो कभी सेंक्शन लेता नहीं है। रोड जो पहले बना के होता है वही उसी रोड को वो लोग उसी को फॉलो करते हैं। इसी को दिखाकर दूसरा पैकेज मतलब वो सेंक्शन कराता है। फिर ऐसा हो गया। तो इसमें इस सिलसिले में मैंने दूसरा निकाला है। ये आप लोगों को मैं माजरत चाहता हूँ बीच बीच में रुकने पर। जैसे कि आप सब जानते हैं ये मंजी से गुंखा का रोड जा रहा है। ये 2013 में 6 किलोमीटर पर हमने काम किए थे। 6 किलोमीटर पर हमने काम किया था 2013 में। ये रोड बिल्कुल कंप्लीट था। ये आरएमबी का है, आरएमबी का अलॉटमेंट। फिर आरएमबी वालों ने नरेगा जेएसवाई को हैंड ओवर किया। उन्होंने टेक ओवर ये सर्टिफिकेट दिया है, इस जगह पर हमारा इतना सड़क का चौड़ाई इतना है, लंबाई इतना है। इसका मतलब ये है कि पूरा रोड 6 किलोमीटर का ये रोड बिल्कुल तैयार था। फिर उसके बाद पीएमजेएसवाई वालों ने पहला टेंडर निकाला। उसमें वो उस रोड को कंप्लीट करने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंग रोड और सिक्से गुंखा स्टेज फर्स्ट और इसमें उन्होंने पहले पैसा खर्चा किया लगभग 4 करोड़ रुपया। 4 करोड़ रुपया पैसा खर्चा किया है। उसमें
4 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। कितने 2013 में PWD ने बनाया था, 2016 में PMJSY ने बनाया। तो PMJSY बनाने के बाद फिर 2016 के बाद PMJSY वाले फिर दूसरा टेंडर निकालता है, फिर एक पैकेज और सेंक्शन करके लाता है, क्यों ना पैकेज नंबर JK 082 इसका पैकेज नंबर है, सेंक्शन कराता है। फिर उसमें उन्होंने फिर लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फिर कंस्ट्रक्शन लिखा है। और उसमें लिखना चाहिए था मैकडम ऑफ द रोड, उसको सिर्फ तारकोल लगाने के लिए। उसमें उन्होंने फिर 4 करोड़ 65 लाख रुपया खर्चा किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, सिक्से से गुंखा तक का 6 किलोमीटर के रोड में PWD ने 3 करोड़ रुपया 2013 में खर्चा किया। फिर उसके बाद PMJSY ने 2016 में 4 करोड़ रुपया खर्चा किया। फिर 2018 में PMJSY ने फिर से 4 करोड़ रुपया खर्चा किया। तो उस रोड की कंडीशन कैसा होना चाहिए, अब मुझे ये बताओ, ठीक है। तो इस वक्त क्या हालत है, उतना रुपया खर्च करने के बावजूद ये रोड काबिल आमदरफ्त नहीं है। ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी ये हमने रखा था। फिर उसके साथ हमारा टम्बिस कनौर का PMJSY का रोड था, 14 करोड़ रुपया था। PWD की रोड पर रातों रात एक मशीन लगाया कंप्रेशर, फिर 10-15 टिप्पर में तारकोल लगा रातों रात डाल के चला गया। ये सारे नाइंसाफ़ी हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने SSP करगिल के सामने रखा था। वो कंप्लेन का ये फाइल आप इसमें है, आप देख सकते हैं। तो इसमें देखें, मैं कोई गलत बयानी नहीं करता हूँ। मैं पहली बार मीडिया के सामने आया हूँ तो हक़ाइक़ के साथ ही आया हूँ। मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं प्रॉपर्टी बनाए, वो बनाए। हमने आज तक किसी कौन देता। मिसाल के तौर पर मुलाजिम 2 साल एक कुर्सी पर टिकता है, तीसरे साल के बाद तो हमें पब्लिक को पता चलता है तीसरे चौथे साल के बाद, तो वो कौन क्यों पैसा खर्चा करेगा उसमें, हालात ये है। तो अब मैं आपको ज़्यादा क्या दिखाऊं। इसके बाद हमारे हालात बहुत नाजुक मरहले में पहुंचे हैं। जिस तरह सेंट्रल स्पॉन्सर प्रोग्राम MG नरेगा के तहत गारंटी दिया हुआ कि हमें 100 दिन का रोज़गार मिलेगा। हमारी औरतें उसमें रजिस्टर्ड है, पूरा हर गाँव में है। 2008 में इसका इंट्रोड्यूस हुआ था 100 दिन का रोज़गार। पहले 110 रुपया आता था, अभी तो लगभग 260 रुपया के करीब उनको निर्गा का मिलता है। लेकिन उसके अकाउंट में 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा जाता नहीं है। जब मैंने इस सिलसिले में मैंने छानबीन किया तो मुझे पता चला कि गाँव के जो सरपंच होता है उनके साथ मिलकर ये बेनिफिशरी के अकाउंट में कितना डालता है, अपने हिसाब से 10 से 15 हज़ार रुपये डाल देते हैं। वो उसी पर खामोश रहता है, आवाज़ भी उठाता नहीं है। जो बाकी जाता है वो सिमी सिकिल के नाम से निकालते हैं। सिमी सिकिल के नाम से निकालता है तो गाँव का पंचों के साथ वो मुआहिदा करते हैं। मुआहिदा करके क्या करते हैं, आप कम से कम 50 अकाउंट कापी मेरे पास लाओ, उनमें हम 500 रुपये डालेंगे। तो वो पंच सरपंच जाके गाँव से अपने यार दोस्त जिस पर भरोसा हो ऐसे कम से कम 15 20 अकाउंट होल्डर जमा करते हैं। उसके अकाउंट में 10 से 20 लाख 20 से 55 लाख 20 से 55 लाख रुपये सिकिल के नाम से निकालते हैं, उसमें डालते हैं। फिर उसके अकाउंट होल्डर के नाम पर 1000 रुपये 500 रुपये छोड़ कर बाकी पैसा उसे निकलवा कर फिर वापस वो लोग ऐसे खाते हैं। इसका ये है, मैंने बैंक जाकर उनका डिटेल निकाला है। ये निर्गा का बेनिफिशियरी नहीं है, ये उनका प्रॉक्सी अकाउंट का बेनिफिशियरी लिस्ट है। ये 2014, 15, 16 का ये है। ये हालत हमारा हो गया है। तो दूसरी तरफ मैं सुरवली डिवीजन संघ की तरफ आऊँगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोई भी काम किसी भी काम का टेंडर निकालने से पहले एक NIT नाम का एक कागज़ निकालते हैं। NIT नोटिस फॉर टेंडर NIT। उसमें NIT का बाज़ाब्ता नंबर होता है, उसका रजिस्टर होता है।
उस एनआईटी में या तो 10 काम होता है या 15 से 20 काम होते हैं। उस एनआईटी में 10 से 15, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 काम वो एक एनआईटी में जमा करते हैं। एनआईटी मिसाल के तौर पर एनआईटी नंबर 10 के तहत हम ये 10 काम ऑक्शन पर लगाना चाहते हैं, इसका टेंडर निकालना चाहते हैं। तो ये सुरवैली डिवीज़न का एक बहुत बड़ा कमाल है, मैं मीडिया के सामने दिखाना चाहता हूँ। ये एनआईटी है, एनआईटी नंबर 11/2/2016। 11/2/2016 में कम से कम 18 काम है। फिर उसके बाद ये सीरियल नंबर 18 के बाद अगर ये पेज पर नहीं आता तो 18 के बाद 19, 20, 21 लगाता है। उसी नंबर का उसने दूसरा एनआईटी जारी किया है, इसमें उन्होंने रखा है 15-16 काम अलग अलावा। आप समझ गए ना मेरे बात। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरा एनआईटी निकाला है, इसका नंबर भी वही है 11/2/2016। सरकार को उल्लू बनाने का ये बहुत बड़ा साजिश है, हर एक की समझ में नहीं आएगा। शायद मुझे यकीन है आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, मगर कोई इंजीनियर इसको समझ जाएगा बहुत जल्द। इसका मतलब ये है कि वो सरकारी तौर पर ये एक एनआईटी दीवार पर चस्पान करता है आम पब्लिक के लिए। तो बाकी जो एनआईटी में दूसरा जो काम है वो सारे काम ये लोग ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। अब उसमें अलॉटमेंट में एनआईटी नंबर लिखना होता है। एनआईटी नंबर, ये एनआईटी नंबर वही है जो चस्पान करते हैं वही लिखता है। चस्पान वाले का भी वही नंबर है, जो उनकी फाइल में छुपे हुए हैं उसका भी वही नंबर है। इसका मतलब ये है एक लेसन पर 3 बंदूक जारी करे हैं, एक ही लेसन पर 3 बंदूक। तो ये है पीडब्ल्यूडी के कारनामा। आप कोई देख सकते हैं, अगर जूम करके दिखा सकते हैं, देखें। तो ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, एक लेसन पर 3 बंदूक। इसमें से एक एनआईटी आम पब्लिक के नोटिस बोर्ड पर चस्पान होता है। बाकी जो अलॉटमेंट ब्लैक करता है, जो अंदर से अलॉटमेंट देता है, उन सारे अलॉटमेंट इसमें दूसरा काम होगा। ये पब्लिक को दिखाने के लिए है और ये फरोख्त करने के लिए है। ये सारा काम जो ब्लैक में वो ठेकेदारों को देता है, उनसे कई गुना ये रिश्वत लेके लाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, मैं ज़बानी दावा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरा कागजात दिखा रहा हूँ। और कोई भी सरकारी मुलाजिम आकर देखना चाहे मैं देख सकता है। पीएमजेएसवाई का एक मसला रह गया था, ये हर पीएमजेएसवाई रोड के RD0 पर ये चस्पान होता है। इसको बोलता है पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड। पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड, इसमें ये लिखा होता है कि आपका रोड किस तरह तैयार करना है। पीएमजेएसवाई का एक ही उसूल है, वो रोड को इस तरह बनाना है। उनका सतह ज़मीन से 1 मीटर ऊंचा रखना है। फिर उसमें आपको बड़ा बड़ा पत्थर किंदा डालना है। जीएसबी रशिंदुल्ला 300 mm का जीएसबी उसमें डालना है। फिर उसके बाद डोजर चलाना है। तब फिर WBM रखना है 75 mm का, 75 mm WBM के बाद BM 50 mm रखना है। फिर उसके बाद देखना हफ्ते का तारकोल सिलसिला है। फिर तारकोल के सिलसिले में सबसे नीचे वो मोटा होगा, फिर उसके बाद सबसे कम होगा, फिर उसके बाद सील कोड नाम का वो होगा। और सतह ज़मीन से हमारा रोड पीएमजेएसवाई का हर रोड कितना होगा, 1 मीटर ऊपर होगा। आप लोगों में से किसी ने देखा ये पीएमजेएसवाई का रोड का हालत? ये ज़मीन में धंसे हुए हैं। जितने भी पीएमजेएसवाई का रोड है वो सारे ज़मीन में धंसे हुए हैं। सतह ज़मीन से 3 फुट के फासले पर कोई भी रोड नहीं है। MQM SQM MQM SQM सरकारी प्लाट, बहुत सारे सरकारी प्लाट हम कीमती वोट डालकर एक दिन ज़ाया करके उनके कतार में खड़े होकर हम वोट डालते हैं नुमाइंदा चुनने के लिए। वो नुमाइंदा चुन के जब जाता है हमारे सर पर बैठ जाता है, फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? आप कभी सोचा इस बारे में? हमारे सरकारी ज़मीन जो है वो सारे अपने यार दोस्तों को अलाट कर रहे हैं। बहुत सारे सरकारी ज़मीन यार दोस्तों को अलाट किया है बिना किसी जवाज़ के। इन सारे का मैं इधर रिकॉर्ड रखता हूँ, कोई देखना चाहते तो आप देख सकते हैं। फ़ोटो कापी रखना चाहते हो तो रख सकता है, बिना जवाज़ के। जबकि हम सब जानते हैं मिनार्टी वालों के लिए
वो बनाने के लिए कुछ अपना क्या बोलते हैं उसका मजहबी गुनपा वगैरह बनाने के लिए एक 2 कनाल ज़मीन अलॉट करने में पूरा करगिल को 70 साल नचाया। पूरा करगिल को 70 साल नचाया। बहुत मुस्लिम के बीच में बहुत बड़े दरारें डाला। और उतना बड़े कम्युनिटी, उनका कम से कम पॉपुलेशन 40,000 से 20 से 25,000 रुपया होगा। उनके लिए 2 कनाल ज़मीन देने में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ासकर हमारा ये सीसी, जो सीसी पर कुर्सी पर बैठते हैं वो लोग, उन्होंने बहुत सारे नाइंसाफ़ियाँ किए हैं। पब्लिक को दूसरे पब्लिक के साथ लड़ाने में बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। नहीं तो 2 कनाल 3 कनाल डालकर ये मसला कब का हल चुका होता है। जबकि जब वो लोग चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों को ज़मीन दे सकता है बिना किसी जुआस के। ये ज़मीन दे है, ये दिया है ज़मीन, उसका अलॉटमेंट है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा, इस ज़मीन को अलॉट करने में बहुत बड़ा साजिश रखा है। ये बेकन मोड़ है जिस पर अभी एक होटल तामीर है। ये सरासर सरकारी ज़मीन पर होटल किया है। उन्होंने एक साजिश ये की है। मैं ये आपको लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन ये लोकेशन है बेकन मोड़ पर है। बेकन मोड़ मैंने पेट्रोल पंप का सर ने इसमें बहुत बड़ा है। और सरकारी ज़मीन पर उस दूसरे को दिया है, फिर दूसरे का ज़मीन खुद ने लिया है। इस सिलसिले में मैंने एसएसपी को ये भी लिखा था। एसएसपी को लिखा था। वो साबिका एसएसपी को ख़ुद मेरे साथ जाकर मौके पर देख के आया। फिर उन्होंने एफआईआर लगाया नहीं लगा। मैं कम से कम 15 से 20 बार उसके पास जा चुका हूँ, साबिका सीसी के पास, एसपी के पास। उससे बोला जनाब आपने एफआईआर लगाया है तो मेहरबानी करके मुझे सिर्फ एफआईआर नंबर ही बता दो, ताकि मैं अपने यार दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को दिखा सकूं कि मेरे मेहनत रायगान नहीं जा रही है, मैं कर रहा हूं, मैं फॉलो कर रहा हूं। लेकिन नहीं गई। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सरकारी लैंड स्केम है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा, हमारा कुर्बथंग का तकसीमकारी का सिलसिला शुरू हुआ था। कुर्बथंग में सरकारी लैंड का तकसीम हो गया तो उसमें सरकार ने जिसको जितना देना था वो सब बातब कागजात पर उन्होंने तहरीर किया है कि शिल्क से को कितना मिलना है, और पुहन को कितना मिलना है, बरू को कितना मिलना है, वो सारे मेंशन है। उसके बाद उन्होंने एक और बहुत बड़ा प्लाट है। प्लाट से मतलब ये मामूली नहीं है, कितना सरकारी ज़मीन है ये को आप इधर देख सकते हैं। 64 कनाल, 8 कनाल, 75 कनाल, 67 कनाल, 163 कनाल, 230 कनाल, 30 कनाल, ऐसा सरकारी, ये सारे सरकारी ज़मीन उन्होंने बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सारे गबले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम सबसे ज़्यादा मुलवस है इसमें। मेरा तो उन्होंने ऐसी हालत किया है। अब इतना पड़ेगा तो हम सबका वक़्त ज़ाया होगा। आप अगर आप लोग किसी को इसका फोटो कापी की ज़रूरत होगा कबाड़ी नाला, तो आप ये कर सकते हैं। इसी तरह कबाड़ी नाले में बहुत सारे लोगों को वहाँ पर परमिशन नहीं है कंस्ट्रक्शन करने का। कल बहुत बड़ा हादसा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन बनता है? न किसी रेस्पोंडेंट के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज होता है। अगर उसकी जगह पर किसी गरीब ने व्हाट्सएप पर कुछ थोड़ा बहुत लिखा होता तो इस वक्त थाना पूरा भर चुका होता है गिरफ्तार करके। अभी कल 3 मकान वहाँ पर ढह गया है, उनमें से किसी को भी वो नहीं है, अलाउड परमिशन नहीं है। मेरे पास कागजात बात है। ये पेंडिंग सारे पेंडिंग जिनको मिला है वो सब इधर डाला है। बाकी जिनका जो कल कोलैप्स हो गया है, उसमें नुकसान हो गया है, पेंडिंग है इनका। 2018 तक पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है? पेंडिंग इसलिए है कि इनका वो ऑनरशिप गलत था। ऑनरशिप गलत था वो तो उस वक्त हो सकता है परमिशन देने वाला ऑफिसर कोई या ईमानदार रहा होगा तो ठीक है। अभी इसका क्या हालत है वो हम नहीं बता सकते। 2018 तक तो इनको कोई परमिशन नहीं देता, उनका रिजेक्ट हो गया था बिल्कुल। आरटीआई 22 ने किया है, 22 तक परमिशन नहीं, 22 ने हमने आरटीआई की, 22 में तो मोमो जी ने कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, अब ये अधूरा रह गया ना हमारा कुर्बथंग वाला मसला। अब इसमें क्या क्या है, इस कुर्बथंग का तकसीम हो गया। मिसाल के तौर पर छोस्कोर के 400 चूल्हे को उन्होंने 1000 कनाल अलॉट किया है।
उसके साथ में मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, उसके साथ दूसरा गाँव पॉइंट को 700 कनाल जारी किया है सरकारी तौर पर। जब उन्होंने, उनका नियत उस वक़्त से ख़राब था, उन्होंने बीच में किसी के बीच में 10 कनाल, किसी के बीच में 5 कनाल, हर हालत में उन्होंने छोड़ा है। बाद में उन सबको उन्होंने इंतकाल किया है। इसका अब ये है, ये चुमंडा किसी के हाथ में नहीं होगा। इस वक्त आप कम से लाख रुपये ऊपर दे, आपको ये हाथ में नहीं आएगा। ये चुमंडा बताइए इसका, ये कुर्बासंग का कंप्यूटराइज है। इस वक्त आपको ये खाली है नज़र आ रहा है, ये खाली नज़र आ रहा है, ये खाली नज़र आ रहा है। आप आज की तारीख में आप इसका नकल निकालेंगे तो इसमें एक टुकड़ा भी खाली नहीं होगा। ये सरकारी तरीके से नहीं हुआ। सरकारी तरीके से पहले जो होना था वो 2015 में हो गया है। उसके बाद कोई सरकारी तरीके से इसका दोबारा बंटवारा नहीं हुआ, ये सब आप जानते हैं। मगर ये जो उसके बाद में जो बंटवारा हो गया वो अंदरूनी तौर पर बंटवारा हो गया, उसमें बहुत सारे ACR मुलव्वस है, इसमें तहसीलदार मुलव्वस है। इसीलिए तो उन्होंने अपने मर्ज़ी के तहसीलदार इधर कई साल तक इंचार्ज बना के इधर रखा है। अभी उल्टा होता है। इसी सिलसिले में हमने साबिक़ा CC को एप्लीकेशन लिखा था, जनाब आपने इतना ज़मीन आपने यार दोस्तों में बांटा है, अब इसके अलावा जो हमारे नज़र में नहीं आया और कितना डाला है। तो मैंने वो चिट्ठी लिखा था हमारे एहसान अली के नाम पर। तो 3 दिन के बाद इसको घर से उठाया, करगिल चौकी में 4 घंटा रखा, बिल्कुल बाथरूम में बंद करके, वहाँ से बिना किसी को बताए बरू में ले गया। फिर बरू से चौकी से भी गायब करके इसको 6 घंटा ये बिल्कुल घर से बाहर लापता हो गया। जब मैंने इधर उधर ज़ोरदार ये करके मैंने पैगाम भेजा, भाई हम मीडिया के लेकर आएंगे तब इसको बाहर निकालिए। इसको क्या उस वक़्त क्या बताया इसको बताया तुम्हारा अंगुली काटेगा, अभी मैं छोड़ रहा हूँ, बड़े बड़ों के साथ नाम नहीं लेना है। तो बड़े के साथ किसका नाम लिया था? हमने बोला सब जनाब ये ज़मीन आपने अपने यार दोस्तों को दिया है, ये ज़मीन आपने यार दोस्तों को दिया, और कितने यार दोस्तों को आपने दिया है उसका हमें डिटेल चाहिए था, इतना ही बोला था हमने। तो तीसरे दिन इसको पुलिस के ज़रिए डिटेन किया, 6 घंटा बराबर डिटेन, बड़ी मुश्किल से इसको जान छूटा। बाद में पुलिस वाले ने बोला भी अगली दफ़ा तुम्हारे जेब में ड्रग्स या चरस डाल कर हम गिरफ्तार करेगा, फिर ज़िंदगी भर तू बाहर नहीं आएगा। ये हालत हमारा कर दिया। अब ये बेईमान कौन कर रहे हैं कौम के साथ? हमने RTA का गलत इस्तेमाल करके किससे 1 पैसा मांगा, जबकि RTA का गलत इस्तेमाल हमने SSP के सामने रखे हुए। इससे बढ़कर हमारे पास क्या है? हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आता है उसका हम जांच करते हैं कि सही है कि नहीं, गलत में किसी के साथ अंगुली, किसी के इज्जत पर डाका डालना अच्छी बात नहीं। हम छानबीन करते, कागजात रख कर उसको SSP को लिखे हुए एप्लीकेशनों में भी कम से कम 20 से 25 पेज प्रूफ होगा, उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन में इतना कॉपी इसमें इंक्लूड है। अभी जाकर आप देखो बिल्कुल उसमें एक वो नहीं है। हम इसमें कैसा ये लोग बेकन में इसमें लिखा है, बेकन वालों ने बेकन मोड़ का चौड़ाई बढ़ाया। उस वक़्त इस बंदे का ज़मीन इसमें मुतासिर हो गया, तो इसको 10 कनाल ज़मीन की ज़रूरत है। ये तहसीलदार ने चिट्ठी लिखा। उस वक़्त तहसीलदार कौन था ये आप सब जानते हैं। उस तहसीलदार ने चिट्ठी लिखा कि मोहम्मद यूसुफ वल्द खलील लंग को सकत, उसका ज़मीन इतना 10 कनाल 10 मरला ज़मीन बेकन पजरोट यानुक शामिल बसुक लिहाजा ख्वा दे अवा से में दूसरा ज़मीन जगह मिलना चाहिए। तो उसी वक्त फटाफट तहसीलदार साहब ने ये 8 मरला ज़मीन उसको खसरा नंबर, सरकारी खसरा नंबर 664 में से उसको जारी कर दिया है। उसी 664 पर जारी किया था। अब मैं इसको आप एक दूसरा तरीके से समझाऊँगा। ये है बेकन मोड़। यहाँ से हम जाता है, ये मोड़ घूम कर हम उधर कुर्बाथान की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ये होटल तामीर किया है। ये है 199A ग्रुपा। ये कम से कम 10-15 नफ़र का ज़मीन है। फर्ज करो ये POK है, ये दरख्वास्त लिखने वाले POK वाले हैं।
पीओके वाले लिखता है जनाब हमारा ज़मीन उसमें गया, आप उसके बदले में हमें दूसरी जगह पर ज़मीन दे दो। तो डीसी लिखता है ठीक को कोई बात नहीं, हम आपको 8 मरला ज़मीन देगा। ज़मीन अगर ये बिकनमोड़ का अगर ये बिकनमोड़ में वुडलिंग करते वक्त अगर बेकन वालों ने ज़मीन काटा होगा तो किसका काटेगा ज़मीन? 1199 वालों का काटेगा, 199 वालों का। और ये पीओके वाले का ज़मीन तो इसके बाद में आता है। तो ये ज़मीन जो होटल का ज़मीन जो है वो पीओके वालों ने हासिल करती है। आप खुद समझ सकते हैं, ये पूरा कागजात बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा ज़मीन जाने का मुतालबा किसने करना चाहिए था? इन लोगों ने। ये लोग खामोश है। इनकी जगह पर किसी ने एनक्रोच करने की कोशिश किया। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर पिलर लगे हैं, फिर उसे पेंडिंग रखा है। वो ज़मीन जाना था, उसके बदले पर वो छोड़कर इनका ज़मीन यहाँ पर कैसे गया है? यही बहुत बड़ी फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है। लेकिन वो ब्लेम करता है हमारे ऊपर, ये लोग आरटीआई इस्तेमाल करते हुए करते हैं, आरटीआई इस्तेमाल करते वो करते हैं। हम उन लोगों के लिए पैगाम देना चाहते हैं, आप एक अच्छा नागरिक बन जाओ, एक अच्छा ऑफिसर बन जाओ। अपने रिश्तेदारों हो या आपके रिश्तेदार होगा तो उनको समझा दो, आप ऐसे गलत काम मत करो, मेरा वर्दी की इज्जत रखो, मेरा लिहाज रखो, ऐसा सूरा आप उनको दे दो। और हमारे ख़िलाफ़ ऐसे घनावनी साजिश करने के बजाय आपको ये शुबा नहीं देता आप जैसे सरकारी ऑफिसरों को, ठीक है ना। इसके बाद मैं आऊँगा एजुकेशन पर। हम में से किसी को पता नहीं था कि आज तक एजुकेशन में कम से कम 400 से 500 टीचर मुफ्त की तनख्वाह खा रहे थे, मुफ्त की तनख्वाह खा रहा था। गुज़श्ता कई साल जब से कौंसल तश्कील हुए तब से बहुत सारे सरकारी मुलाजिम हमारे स्कूलों को हैरान करके जम्मू में सिनेर में मकान बना रहा है, कोई करगिल में दुकान लगा के बैठा है। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं तो क्या है। आज तक किसी ने नहीं निकाला। मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को लिखा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर को लिखा तो वो कहता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, या आपके कौंसिल से आर्डर आता है। मैं कौंसिल के पास गया, जनाब ये आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका कोई भी एक भी बच्चा हमारे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ता है। आपके बच्चे बहुत महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उधर आप हमारे बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? उनको तो बिल्कुल पारा चढ़ गया। आप उन्होंने कहा तो आप जाना चाहते हैं जाओ। मैंने डायरेक्ट फिर मैंने आरटीआई डाला, उसमें आरटीआई डाला तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर यहाँ पर अल्लाह के फजल से एक बहुत बड़ा डायरेक्टर इधर तैनात हुआ। मैं उसके पास गया, जनाब इसका असली पब्लिक अथॉरिटी तो ये चीफ एजुकेशन ऑफिसर था, वो तो हमारे साथ बात नहीं करते। आप मेहरबानी करो, हमारा रहम करो हमारे बच्चों पर। अब जैसा अफसर यहाँ तैनात हुआ है तो हमारी ये हालत है। तो उसने रातों रात निकाला। अब मेरे हाथ में तो नहीं है, अब मेरे ऊपर तो तुम्हारा कौंसल वाले हावी हो जाते। उसने ऐसे गुरु मुझे सिखाया, मैं वही गुरु मैंने रातों रात गवर्नर को फैक्स किया। गवर्नर के रातों रात वहाँ से जवाब आया, रातों रात जवाब आया। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। दूसरे दिन पूरा बाजार करगिल हिल गया। आप सब जानते हैं उसी वक्त 192 टीचर का लिस्ट मंजर आम पर आया था। फिर भी उन्होंने बहुत सारे टीचर जो असर रसूख रहता था या कौंसल वालों का या क्या बोलता है उनका ये कौंसलर उनका रिश्तेदार लगता था, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट का बीवी है, उस कौन नहीं था जनाब, बहुत सारे लोग उसमें मुलव्वस। उनको छोड़कर जो गरीब था जिनके पीछे कोई ज़्यादा नहीं था, उसका 92 नफर टीचर का उन्होंने लिस्ट निकाला, उनको फटाफट डिटैचमेंट का आर्डर निकाला। फिर मैंने यहाँ से फिर गवर्नर को लिखा। ऐसा गवर्नर हमें बहुत फुर्सत से और नसीब से मिला है। रात को आप यहाँ से मेल कर दो, घंटा डेढ़ घंटे के बाद उसका मेल का जवाब आता है। हमको इधर घर में पहुँचे बैठे बैठे में उसका मेल का जवाब आता है। तो ऐसे गवर्नर के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह इन जैसे गवर्नरों को लंबी उम्र दे और हमारे यहाँ पर बहुत देर तक इसको मुसल्लत रखे। तो बाकी उसका ज़्यादा कसूर नहीं है, उसका जो उसकी नॉलेज में आता है उस पर वो बिल्कुल फ़ौरन एक्शन लेता है। यही सबसे बहुत बड़ी पहचान उसकी है बी.डी. मिश्रा साहब की। तो जब मैंने रात को फिर दूसरा उसको कमिश्नर सेक्रेटरी को मैंने एप्लीकेशन लिखा, जनाब कि इसमें सिर्फ 192 नफर आया, बाकी नहीं आया। तो फिर उसके बाद डायरेक्ट कितना निकला ये
डिटैचमेंट ऑर्डर निकाला। फिर उसके बाद कम से कम 291 टीचरों का फिर निकल गया। उसके बाद अभी आप लिस्ट पे लिस्ट देख सकते हैं, मेरा लिस्ट नहीं है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। और अपने यार दोस्तों को घरों में रखने के लिए, अपने यार दोस्तों को बिना काम किए तनख्वाह दिलाने के लिए उन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी जो हर 3 साल के बाद या 2 साल के बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी होता है, उसको बंद करके 2021 में उसका डेट एक्सपायर हो गया था ट्रांसफ़र पॉलिसी का, वो उसको बंद करके उन्होंने ऐसी हालत मचा के रखी है करगिल में। क्या करेगा अभी हमारा ये एपेक्स के बोलता है हम बेरोजगार के कब्ज़े में नहीं रहेंगे, हमें जुल्म हो रहा है, लद्दाख के दुख दर्द लद्दाखी जानते हैं। वो कौंसल में लद्दाखी नहीं बैठा तो क्या वो गुजरात का कोई बैठा है इधर, उसको जब हमारे ऊपर हमदर्दी ने है तो उसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो ये हालत हमारा हो गया है। अभी भी अल्लाह के फजल से एजुकेशन डिपार्टमेंट में की सारे टीचरों को डिटेच करने में मुझे 99% कामयाबी मिले। ये गवर्नर साहब की मेहरबानी की वजह से मिले हैं। हम उसके मशकूर व ममनू हूँ और उम्मीद रखते हैं आइंदा भी वो हमारे काम आएंगे। ये इसके बाद आप जानते हैं अभी बहुत सारे टीचर है, उनका मरकज़ बना हुआ है, ये पॉइंट स्कूल एक गोंगमा का स्कूल है, उसमें बहुत टीचर है ऐसे जो कई सालों से वहाँ पर है। उनका दिखाने के लिए आज अटैचमेंट ऑर्डर निकलता है, दूसरे दिन कौंसल वाले डिटैचमेंट ऑर्डर निकालते हैं। ये तमाशा तो हम कई सालों से देख रहे हैं। तो हमारे हालत इस नाजुक मरहले तक पहुंचा गए हैं। तो हम क्या करें इसे हम अब से तवक्को करते हैं आप लोग ऐसी घटनाओं को सरकार के सामने रखें। गाँव जो है आप लोगों से मुझे सिर्फ ये इतना शिकायत है कि आप गाँव नहीं आते हैं। ग्राउंड रियलिटी देखो। अभी अगर PM जसोई की हालत देखना है तो आप थोड़ा एक दिन चल के इधर गोंखा रोड में जाओ। अगर PWD SVD संघ का हालत देखना है तो आप हमारे टम्बिस में आ जाइए, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इसी तरह हर गाँव में है उनकी हालत। हमें रोना आता है। JJM का बहुत बड़ा डंडोरा पीटा जा रहा है। डंडोरा पीटा है, बीजेपी गवर्नमेंट पीटता है, लेकिन कसूर उनका नहीं है। उन्होंने लॉन्च करके इधर दिया तो हमारे ऊपर कौन है सबसे बड़ा? हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारा लोकल गवर्नमेंट है, हमारे CC साहब, वही इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास है ना। ये DC और SSD तो उनका मुंशी बना के बैठा है। मुंशी के अलावा उनके मुंशी से ज़्यादा उनका कोई इज्जत नहीं है। मैं सही बोलता हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग टोक सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद शायद हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, इसी वजह से होगा। मैं आपको 2 चीज़ पर्सनल बताऊंगा। 2022 में इसी तरह मैं हर सरकारी मुलाजिम जो ऐसी घटनाओं में शामिल होता है उन सब का मेरे ऊपर गुस्सा है, अभी भी है बहुत सारे। लेकिन अल्लाह के फजल से कम 100 टीचर अगर मुझसे नाराज़ है तो 2500 टीचर अभी मेरे फेवर में मुझे मुबारकबाद देता है। आपकी वजह से ये हो गया। हाँ, कुछ होता है मालूम, हम सबको खुश तो नहीं कर सकता है। इसी तरह बहुत सारे पुलिस वाले हमसे नाराज़ हैं। तो कम से कम 90% पुलिस तो अच्छा है। अभी मैं SSP साहब के पास गया है, अभी उसको आए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने हुआ है, उसके सामने रखा है जनाब साबिका SSP ने, तो ये हालत कर दिया है। अब हम ये आपके पास डाल रहे हैं, तो उसके पास डाला हुआ है। उसके बाद मुझे जाने का फुर्सत नहीं हुआ है। इसी तरह DC साहब भी हो सकता है हमारा काम करे, उसके पास भी मैं एक बार गया था। एक चीज़ है, हमारे यहाँ से ये गवर्नर साहब के कान में सही जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं जा रहा है। एक दिन ये राजभवन में, पिछले साल राजभवन में मैं गवर्नर से मिला। यहाँ पर SSP था, यहाँ पर DC था। तो मैंने बोला जनाब अब ये अटैचमेंट का थोड़ा मसला रह गया है, आप मेहरबानी करके इसको सॉल्व करें। तो बोलता है आज की तारीख में अगर एक टीचर अटैच पर होगा मैं आपको इनाम दूंगा। तो गवर्नर साहब को इतना इश्योर दिया हुआ है उन्होंने कि मतलब कि आपकी उधर से ऑर्डर नंबर 43 निकला था शायद, उस सिलसिले में गवर्नर ऑफिस से ऑर्डर नंबर 43 के निकलते ही यहाँ पर एक भी टीचर अटैच पर नहीं है। तो गवर्नर को इतना तक बस वो दिया हुआ था।
वो तो गवर्नर साहब ने खुद बोला। अब कल उन टीचरों का नाम, एक टीचर का नाम बताओ, मैं डायरेक्ट मेरे ज़बान से निकल गया। कांग्रेस प्रेसिडेंट की बीवी अभी कहाँ पहुँच गई इधर अपनी ड्यूटी पर, वो तो 2014 में से बिल्कुल गायब है। मेरे मुंह से निकल गया, जो सबसे ऊपर था, क्या गलती से वो निकल गया। फिर जब मैं दूसरे दिन मैंने उन टीचरों को लिस्ट लेकर मैं डीसी साहब के पास गया, तो डीसी बोला मैं तुमको अंदर कर दूंगा। मैंने बोला जनाब आप बड़ी शौक से मुझे अंदर कर दिए, कोई बात नहीं, अगर मैंने गलत किया है, किसी पर ब्लेम लगा है तो ये देखो ये टीचर। उसी वक्त शो ऑफिस को फ़ोन मिलाया डीसी ने, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। ये तो मैंने डीसी तक को, गवर्नर साहब तक को मैंने एश्योर दिया है कि आज की तारीख में एक भी टीचर अटैच पर नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ। आप 24 घंटे के अंदर वेरीफाई करके मेरे सामने लाओ। फिर हमारे घर में रात को धमकाए ये लोग। अब ऐसा इस हद तक मत करो। ये कोई प्रेग्नेंट है, कोई माजूर है, ऐसे ऐसे डॉक्टरों से सर्टिफिकेट लेके रखा है, वो है ये है। तो हमने देखा तो ऐसे फ्रॉड सर्टिफिकेट रखा है कोई, मुझे चलने की बीमारी है, मुझे वो बीमारी, अस्पताल के साथ बैठने की बीमारी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रॉड। चलो खैर 10 से 15 नफर ये माजूर हो सकते हैं, उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन जो हच्चे कट्टे हैं उनको तो हम इस तरह मुफ्त की रोटी तो नहीं देगा। यह हमारी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि हम शहरी हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम इस रियासत को अपना ये ताउन देता है, वोट डालते हैं, हम जमहूरियत में उनका साथ निभाते हैं। यही हमारे हैं ना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यही रहा है खूबी। तो इसके साथ मैं दूसरे पॉइंट पाऊँगा, आप कुछ देर के लिए बंद कर दें। Yes, sir, yeah. 2000 जैसे कि हम सब जानते हैं 2019 में कोविड नाम का वो मर्ज जो फैल गया दुनिया में, उसी तरह हमारे करगिल में भी उसका वो वबा फैल गया। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नाम से पैसे का इतना हेर फेर हो गया करगिल में कि अब देखा नहीं जाता है। उसमें सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि 20 होटल वाले, ये 20 होटल में आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये 20 होटल वाले हैं। उन सब के ऊपर हमारा डिप्टी कमिश्नर था साबिका, वो था। उसके बाद अकाउंट ऑफिसर डीसी ऑफिस था, उसके बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, 5 ऑफिसर ने 20 होटलों के साथ मिलकर करगिल का दिवालिया निकाल दिया है। करगिल का दिवालिया, एक बिल 2,72,00,000 रुपए का, एक ये ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने का बिल है। आप देख सकते हैं इन होटलों को। हमारा कितना पिलग्रिमेज जो हज पर गया कितना आया था हमारा हिंदुस्तान का, हमारे करगिल का मेरे ख्याल से 448 या ऐसा कुछ था। 448 को अगर आप 448 डॉक्टर के साथ किसी होटल में बैठाएगा भी 2,72,00,000 रुपया एक महीने में पेमेंट नहीं हो सकता है। इतना पेमेंट उन्होंने किया है। उसमें मैं बोल रहा हूँ टूरिज़म, ये हमारा एडी टूरिज़म मुलव्वस, ये हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर मुलव्वस, और ये हमारा डिप्टी कमिश्नर साबिका बशीर हक चौधरी मुलव्वस, इन्होंने ये हालात कर दिया है। ये मैं दिखाने के लिए लाया हूँ। अभी ऐसा बहुत सारे हैं, ऐसा बहुत सारे। अब दूसरा एक अहम बात, किस हालत में हमारे साथ धोखा हुआ है, अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये द्रास का एसडीएम लिखता है जनाब हमारा 88 लाख रुपया कहाँ से कहाँ तक 11 अप्रैल 2013 से नवंबर 2020 तक 88 लाख रुपया हमारा खर्चा हुआ है। मेहरबानी करके हमारा 88 लाख वागुजार किया जाए। या 88 लाख रुपया एसडीएम द्रास ने निकाले हैं। क्या पैसे पर बिस्तर बनाया था, क्या बनाया था द्रास में, ये हम जानते हैं। मुझसे बेहतर द्रास वाले मोमिनीन, द्रास वाले अच्छा खासा लीडर है, वो लोग जानेंगे। अब वो काफ़ी सुबह आप सबको दिखाऊंगा। यह सरकारी ऑर्डर नंबर 256 DC 2021 में भी मनसूख ये निकला है करगिल कंस्ट्रक्शन ग्रुप, जिनके हाथ में करगिल हाउस जम्मू, करगिल हाउस श्रीनगर चल रहा था। Hiring of mattress to Kargil House Jammu for the Satanic passenger during the evacuation process. दौरान कोरोना अनु थिंचा मैट्रेस किराए पर लिया, कितने का? 9 लाख 12 लाख 10,000 लाख 1,26,000 का मैट्रेस किराए पर लिया है।
एक रात में 1,26,000 का मैट्रेस किराया पर लिया। डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर वाइज कुक कोलखन कुक जाते तो उसमें कोई क्या रखा होगा उसका उनको 6,000 बनता है। 1,88,000 रुपया करगिल में हमारे कितने मुसाफिर वहाँ पर स्टैंड हुआ था हम सब जानते हैं। जो जो मुसाफिर था उन सबको जगह जगह इकट्ठा करके एक एक दो करके करगिल पहुँचाया था। नहीं, अगर ये पैसा को मैट्रेस खरीदता हमारे करगिल के किसी गरीब को दोबारा जाने के बाद उधर सोने का तो काम आता। किरे पर लाने की उजात क्या है, परचेज करके लाओ कम से कम। हमारे चलो कल में ही जाओ कर लो, उसी बेड पे दोबारा सो सके। बहुत कमाया उन्होंने। देखो आप ये करगिल कंस्ट्रक्शन ग्रुप, अच्छा करगिल कंस्ट्रक्शन ग्रुप चलो उसने वो आपको मैंने दिखाया। आप सब जानते हैं सोनामार्ग के किसी होटल में हमारे कितने बंदे रुका होगा रात में ही। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दो कुछ दिन में 1-2 दिन के लिए, नहीं तो वहाँ से सरकार ने पूरा उनको उठाया है। खाली ये सन बार वियो होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम पर 18,37,000 का पेमेंट गया है यहाँ से। 18,37,000 का पेमेंट सोनामार्ग की इस होटल के नाम पर गया। सोना खिलाया था जो मुसाफिर उसमें फंस गया था उनको, या तो सोने का सूप पिलाया होगा या चांदी का खाना खिलाया होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर करगिल के होटलों को कितना उन्होंने पेमेंट किया होगा। करगिल के होटलों का मैंने अभी आपको देखा था, एक ही पेमेंट 2,72,00,000 रुपया। एक ही पेमेंट 2,72,00,000 रुपया। ज़्यादा से ज़्यादा 448 हाजी हमारा हुआ था, उसके ऊपर 1000 हमारा स्टूडेंट रहा होगा। उन सबको यहाँ पहुँचाया था। ये बात सही है, होटलों में ठहराया था, 15 दिन क्वारंटीन कराया था उनको। हर होटल में इतना तो रखा नहीं था, उन्होंने 10-10 पन्ना करके रखा था। उनका 2 करोड़ रुपया कैसे बनता है? ये सारे कुछ हो गया। अब इन सब को हमने ये सारे आवाज़ निकाला था, तो हमें खामोश कराने के लिए खामोश कराने के लिए उन्होंने बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए। अभी जब हम अपने ज़रूरत के तहत थाने में किसी किस्म का एप्लीकेशन लेके जाता है तो वहाँ पर तो SHO पहले से तैयार होता है कि गाली गलौज करने के लिए। मेरे साथ ऐसा हो गया है। मुझे याद है 29 मई 2020 को मैंने किसी के ख़िलाफ़ करगिल थाने में, उस वक्त हम करगिल थाने के अंदर आता था, वहाँ पर एप्लीकेशन डाला तो SHO बोलता है आप कल सैटरडे या संडे है, आप मंडे आ जाओ, मंडे में हम कार्रवाई करेंगे। मंडे को मैं गया तो वहाँ से मेरा एप्लीकेशन उसने वापस दिया। मंडे को गया तो वापस दिया, आपको कोई FIR यहाँ पर कोई दर्ज नहीं करेगा, नहीं होगा, आप जहाँ जाना है तो जाओ। मेरे साथ ऐसा पुलिस वाले सलूक कर रहे हैं, तो मैंने वो पी लिया। फिर आपने तारीख को याद करना है, 29 मई को। फिर 20 जून को मेरे ऊपर एक लड़की को छेड़ने का चार्ज लगाकर FIR लगाया मेरे साथ। पुलिस ने किया है, बहुत कुछ किया है, FIR लगाया मेरे ऊपर। अल्लाह के फजल से जज के सामने उनका वो टिक नहीं सका और बिल्कुल वजूद जमा करके मुझे दिया। अभी 24 अप्रैल को मैं अभी हम शंकु थाने में आता है, शंकु पुलिस चौकी में, वहाँ पर मैंने फिर ये सरकार का मामला था, फिर घोटाले का मामला था, वो एप्लीकेशन लेकर वो SHO के पास गया। बोलता बहुत गाली गलौज, ऐसा गाली गलौज, मैंने समझ लिया कि ये सब मेरी इन कारदगियों की वजह से मेरे साथ हो रहा है। ऐसा हो गया मेरे साथ। मेरा कंप्लेन जमा नहीं किया वहाँ पर, मेरे साथ बहुत गाली गलौज किया। बोलता है तुमने किसी वकील से लिखवाया है, अगर तुम में लिखने के दम है तो यहाँ पर कागज़ कलम ले लो और लिख लो। उस चौकी अफसर ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। मैं पहली बार उसके पास गया था, पहली बार हमने हमारे चौकी में एक दरख्वास्त दिया था। ये हालत, ये सब इन कागजात की वजह से क्या ना, बहुत सारे नीचे वाले तबके जो है कुछ हमारे ख़िलाफ़ है। तो हम ऐसे चीज़ों से डर के पीछे हटने वाले तो है नहीं। इंशाअल्लाह मैं इससे आगे बढ़ चढ़ कर काम करूँगा। आप लोग चाहे तो मुझे डिटेन करो, मेरे जेब में चरस की पूरी डाल के गिरफ्तार करो। आप जो कर सकते हो वो कर सकते, आपके पास पावर है, आप कश कर सकते, करते रहिए। जहाँ तक मेरे दम में दम है, मैं नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ लड़ते रहूँगा। जिस तरह मेरा लड़का, मेरा लख्त जिगर सरहद पर
गैर मुल्की दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं, उसी तरह मैं इधर अंदरूनी दुश्मनों से लड़ रहा हूँ। ये मैं लड़ते रहूँगा। मेरा 55 साल उम्र हो गया है। इंशाल्लाह अब 10 साल 15 साल ज़िंदा रहेगा तो मैं लड़ते रहूँगा। मेरे साथ आवाम का दुआ है, बहुत सारे मुझे दुआएं देता है, दुआओं के सहारे मैं ज़िंदा हूँ। तो इसका तो ये हालत हो गया था। 6 घंटा डिटेन किया था मुझे, तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा पुलिस ने खड़ा रखा, लिखवाया। ये दरख्वास्त अगर तुम मेडल पर लिख सकता है तो मेरे सामने लिख के दिखाओ। ये भी कोई तरीका होता है पुलिस का? मुझे टेबल पर बैठाकर दरख्वास्त लिखवाया। ऐसी हालत मेरा हो गया। तो वो तो हमारा इधर का अफसर था। जब अप्रैल में सांकू चौकी में जाकर वहाँ पर तो उसका भी वही हालात, उसने भी कलम और पेन थमाया, लिखो जरा आपने कौन कौन वकील तुम्हारे साथ है, कौन ये है। ये हालत तक मेरा उधर पहुँचा हुआ है। मुझसे पहले मैं पहली बार जा रहा था वहाँ पर। तो ऐसा मेरे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुआ, मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन मेरे ख़िलाफ़ हो गया। जब से मैं वो 4 कंप्लेंट एसएसपी के पास डाला था, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई जो कुछ होना था वो मेरे ख़िलाफ़ हुआ। मेरे घर में पुलिस आया, मेरा बैंक बैलेंस चेक किया, मेरी बीवी की बैंक बैलेंस चेक किया, फिर मेरा प्रॉपर्टी चेक किया, फिर आसपास गाँव जाकर मेरे बारे में पूछा। बहुत सारे जगहों में पुलिस जाकर वो लोग चाहते थे कि किसी भी हाल में मेरा कोई नुक्स निकल जाए और मेरे गिरफ्तार करके, ताकि ये जो एसएसपी के पास 3 शिकायत है वो बाहर ना आए। तो ये हालत हमारे हो गया है। तो ये साहब उसके बाद देखो जनाब, हमारा कोविड के मसले में बोला, हमारे यहाँ एक कागज़ में मैं कल रात को देख रहा था, एक रोज़ 180 डेढ़ को एक रोज़ का खाना खिलाए। आप खुद सभी जानते हैं 180 एक महीने के हिसाब से कितना हो गया, 18 तो 54, और वही सिलसिला रहा है 3 महीना, 54 का 3 1.5 लाख। चलो अगर एक गाड़ी में भी एक सवारी लगेगा, करगिल का पुल लद्दाख का आबादी 4.5 लाख, उसमें से करगिल वाला अलग लाया होगा, कोविड चलो पॉजिटिव होगा भी, एक गाड़ी में एक सवारी भी लगेगा। 1.5 करोड़ करगिल का आबादी है क्या, और उस 1.5 को एक रोज़ का खिलाया है 180 रुपये का खाना। 180 रुपये एक रोज़ का खाना खिलाया। एक रोज़ में 180 ड्राइवर आए हैं, महीने के हिसाब से हो गया 5400, और 6 महीने के हिसाब से हो गया लगभग 1.5 करोड़। इस तरह उन्होंने कोविड का पैसा निकाला। उसके बाद हमारा बादशाह साहब एक चीज़ भूल गया, एफसीयू में जब हम लोग दरख्वास्त किया, हमने एफसीयू को नहीं किया, हमने एसएसपी करगिल को किया। हमारा अभी तक 2 साल 3 साल हो गया, वो केस अभी तक बहाल नहीं हुआ। फिर हम लोग वहाँ गए, उसके बाद हम लोगों को भी वहाँ था एसएसपी ऑफिस से फ़ोन आया, जब साबिका एसपी था। हम लोग ने कानून का इज्जत रखा, कानून का एहतराम करके हम लोग गया थाने में। वहाँ जब हम पहुँचे, हम लोगों को वहाँ किसी दिन 3 घंटे वहाँ बंद रखा, बोला अभी आएगा साहब आपका रिपोर्ट लिखने। किसी दिन 4 घंटे रखा, किसी दिन 6 घंटे रखा। फिर बोला आप लोगों का अकाउंट नंबर दे दो, पैन कार्ड नंबर दे दो, आधार कार्ड नंबर दे दो। हमने सब दिया। चलो हम इनके पास कानून है, हमने कानून का एहतराम करके दिया। तो अभी 3 साल होने के बाद भी हमारा एक भी उसी कंप्लेन का अभी तक कोई एफआईआर नहीं आया। हमारा टीएफसी था, हमारा बिकन मोड़ था, हमारा पीएमजीवाई था, चाहे हमारा कोविड का केस था, चाहे हमारा लैंड स्कैम था, सब हमारा एसपी करगिल ऑफिस में अभी पेंडिंग है। अब हमको भी तोक़ा हमें यूटी गवर्नमेंट से उठ गया। हम उम्मीद करते हैं हमारा यूटी लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा साहब ने अच्छा काम किया है, मुझे हम अभी तक करके भी दिखाए, और आपकी इस मीडिया के जरिए जो हमारा ये बातें किया, इस पर आप वो लोग इक़दाम लेके आगे कार्रवाई करेंगे। और हमें इस तरह बेटाइम बेवकूफ़ इलीगल डिटेशन जो हम लोगों के साथ हो रहा है, हम लोगों के साथ जो ज़ाती दुश्मनी हो रहा है, ऐसे इंशाल्लाह नहीं होने, क्योंकि हम ये हमारे में और हसन माशा के लिए नहीं है, हम पूरा डिस्ट्रिक्ट करगिल के 2.5 लाख आबादी के लिए, क्योंकि हम सब टैक्स पेयर है। जब हम टैक्स पे करेंगे, उसी टैक्स में से हमारा करगिल चलेगा, हमारे यहाँ फंड आएगा, बचत आएगा, उसी से हम आबाद है। जब हम इन चीज़ों पर जिक्र करेंगे तो हमें लगेगा कि हम कुछ हो रहे हैं। देखो अब हमारे घर में, हमारा एक के घर हमारा पीएम नरेंद्र मोदी भी देखने नहीं आएगा, हमारा एक घर के घर हमारा साबिका जो एमपी है वो भी देखने नहीं आएगा, हमारा एक के घर जो हमारा अभी का एमपी है वो भी देखने नहीं आएगा। ये हम सब पब्लिक को, हमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है,
क्योंकि हम सिटीज़न होने की, हम एक शहरी होने के नाते हम सबको जिम्मेवारी है, हमें भी अपना, जैसा हमारा हसन माशा साहब ने पहले बोला, जब हम जिंदा है जिंदा के हमें कुछ सबूत देने, तो हम सब, हम क्योंकि हम लोग एक टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर होने के नाते हम सब पे फ़र्ज़ है। तो यह हमारा आज, और दोबारा जो हमारा और भी काफ़ी बहुत से अभी है जो हमारे नेक्स्ट, आप लोगों के नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम, अगर हमारे अहलकाम ने इस पर कदम नहीं लिया, हमारे यूटी सरकार ने अगर इन पर एक्शन नहीं उठाया, तो आपके नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम बज़र पूरा हम डिटेल आएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम LG ऑफिस ले जाके हम दोनों वहाँ धरने पे बैठने के लिए तैयार है। हमने तय करके बैठा है। तो बाद में हमारा जिम्मेवार हमारे यूटी गवर्नमेंट है, इसलिए इन पे हमारा यूटी गवर्नमेंट का जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर, जहाँ तक आपने कहा कि जो इनायत चौधरी थे, जो SSP कारगिल थे, या बसरत चौधरी थे, उनको तो सरकार ने अवार्ड से नवाजा, बहुत ईमानदार माना, ऑनेस्ट माना। इधर आप जो है वो कपलों का डेयर प्रूफ के साथ, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये हमारे बदकिस्मती है, हम आदमी को परखे बगैर घर में बैठकर उसकी शक्ल को देखकर ये हम वो करते हैं। उसका जो हालात जो है वो उसके सामने जाने वालों को पता है। मैं जाता हूँ हर SSP के पास, मुझे पता है कि उसने क्या किया है। ये उसके पास मैं कम से कम 4 से 5 बार गया दरख्वास्त, जिना हमारा दरख्वास्त, उसका कहना यही था, नहीं ये जिम्मेदार अफसर का काम नहीं है भाई, आपने लिखा है कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे ये लगे हुए हैं। उसकी बजाय उसने हमें कहा एप्लीकेशन लिखना आपका काम है, कार्रवाई करना नहीं करना मेरा काम है। ये उसका अवार्ड का या उसका हाई वाई का ये आखिरी स्टेज है। सर, अभी तक आप लोगों ने जो कुछ आप लोगों ने इस करगिल की कौम के ऊपर विद प्रूफ दिया है, बहुत आप लोगों ने काफ़ी परेशानी भी सहा है, लेकिन कुछ आपको उम्मीद की किरण भी आई है नई DC से, SP से कि कुछ एक्शन होने वाला है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है। आप क्या इकदाम उठाएंगे? ये SSP साहब नए हैं, अभी उसको यहाँ पर तैनात हुए सिर्फ 3 से 4 महीने हुए हैं। DC भी नए हैं। मुझे उम्मीद है ये हमारी तरह चोर फिक़े से नहीं है, ये अच्छे खासे हैं। इनको मेरे ख्याल से ये हमारे कौंसिल वाले प्रेशराइज कर रहे हैं। मुझे 100% यकीन है, नहीं तो ये ऐसे रहने वालों में से नहीं है। मुझे यकीन है ये किसी भी वक्त ये जो कंप्लेंट जो हमने दर्ज किए वो सब निकालेंगे। अगर उनके खिलाफ कुछ लोगों का इल्ज़ाम है आप दोनों पे, जी, ये ब्लैकमेल करते हैं, ये RTI से पैसा खाते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो ऐसा अगर हम ऐसा करता था तो इस वक्त तो हम करोड़पति होता। करोड़पति हमारे घर में कुछ RTI एक्टिविस्ट की हम हालत आज दे रहे हैं। उनके घर में 2-2, 3-3 JCB खड़े हैं। आप लोगों को याद होगा, आप कौन कौन उसमें RTI एक्टिविस्ट, खाली हसन माशा तो नहीं है ना। आज मेरे से पहले बहुत सारे RTI एक्टिविस्ट था, उनके घरों में अभी 2-2 JCB खड़े हैं। और मुझे अपने इधर उधर जाने के लिए मेरे पास अपना प्राइवेट टैक्सी तक नहीं है। मैं अपनी जो कुछ अपनी जेब से खर्चा करता हूँ सब ये कौम के लिए कर रहा हूँ मैं। मुझे ऑफ़र हुआ था 5-5 लाख का ऑफ़र हुआ था। ये PMJSY जो हफीज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट नासिर मुंशी के थ्रू मुझे पैसे का ऑफ़र हुआ। कोई भी पूछ सकता है, मैं नाम लिख के बोल रहा हूँ। मुझे पैसे का ऑफ़र हुआ। मैंने सोचा ऐसे पैसे खाने से लाने से मैं ये मामला SSP के सामने रखूँ। मैंने वही मामला SSP के सामने रखा हुआ है। उसी हफीज़ कंस्ट्रक्शन ने मेरे सरपंच और नंबरदार को 10-10 हज़ार रुपया देकर ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर दस्तखत कराया कि हमारा रोड बिल्कुल बढ़िया है। पुलिस वहाँ देखने के लिए आया, तौबा किया रोड को देखकर। जब 1 महीने के बाद फिर मैं दोबारा वो लोग मौके पर आया तो वो लोग बोलते हैं बिल्कुल आपका रोड तो क्लियर है तो आप क्लियर सर्टिफिकेट दे दो हमको, हम खामोश रहेगा। मैं इसका मतलब है कि मैंने आप पर इल्ज़ाम लगाया है उस ठेकेदार पर, और मुझे गिरफ्तार करो, मेरे खिलाफ पर्चा काटो। बाकी अगर साहब किसी के खिलाफ कोई एविडेंस हमारा है, मुश्किल पे हमारा है, हम लोगों ने कुछ खाया, किसी के खिलाफ एविडेंस हमारा वही करा कहीं प्रूव होगा, अब वो भी हमारे खिलाफ पर्चा लगा, हमारे खिलाफ एविडेंस किसे चाहो। हम लोग ने आजम बादशाह और हम देखो एहसान अली RTI और किस लोगों ने किया, हाँ RTI का कई मिस यूज़ किया होगा, हम किया होगा उन आदमी, हाँ हम लोगों ने, अगर हमने भी एहसान अली ने, हसन बादशाह ने कहीं किसी से कुछ लिए विद एविडेंस हमको आज हमसे पूछो। अब ये देखो, ये जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था बरूट टैक्सी स्टैंड के पास जो राशन स्टोर था,
वो उस बंदे ने मुझे पैसे का ऑफ़र किया, मैंने इससे बेहतर जाना कि मैं ये गवर्नर को लिखूं, या गवर्नर के ऑफिस में गया, वहाँ से मारक होकर करगिल एसएसपी के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन होकर गया। फिर ये देखो, ये विजिलेंस वाले 5 बार एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 5 बार लिखता है, 5 बार लिखा है, ये आप देख सकते हैं 5 बार। ये हसन माशा का कंप्लेन है, वो 5 बार लिखता है, जनाब हमने ये दरख्वास्त आपको भेजी, ये दरख्वास्त आपको दिया, ये आपकी ऑफिस से कोई जवाब नहीं आ रहा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी की ऑफिस से दस्तखत का, ये दरख्वास्त का जवाब नहीं आ रहा है। किसको नहीं आ रहा है? मुझे नहीं, विजिलेंस कमिश्नर को नहीं आ रहा है। तो हालात हमारे इस नाजुक मरहले में पहुंचा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एडीजीपी इसमें मुलव्वस है। एडीजीपी की टेबल तक ये दरख्वास्त पहुंचने नहीं दे रहे, ये आप समझा करो। हाँ, विजिलेंस कमिश्नर लिखता है एडीजीपी को, जनाब पुलिस के जरिए छानबीन करके लाओ, लेकिन ये दरख्वास्त दे जो यहाँ पर उनका नंबर 10 लगा हुआ है, यहाँ पर 5वां रिमाइंडर लिखा है, आप देख सकते हैं। ये डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये एडिशनल सेक्रेटरी विजिलेंस कमिश्नर यूटी लद्दाख, 5 चिट्ठी लिखने के बावजूद एडीजीपी की ऑफिस से इसका जवाब नहीं आता है। तो इसका मतलब आप सब जानते हैं क्या है इसका मतलब। कोई इसका कसूर तो एडीजीपी तो नहीं है, उसकी जब ऑफिस की टेबल पर ये चिट्ठी नहीं पहुंचे तो इसमें एडीजीपी क्या कर सकते हैं? ये सब निचले टाइप वाले जो मुलाजमत होते हैं वो करते हैं, इसमें यहाँ से वहाँ तक वो ऐसे लोग मुलव्वस है। मैं एडीजीपी से अपील करूँगा कि आप अपने निचले उनके साथ थोड़ा नज़र रखा करें, अपने ऑफिस में जांचा देखा करें, मेहरबानी करके। हमें उम्मीद है। दूसरी अहम चीज़ है, मैं आपको कुछ दिन पहले मेरा आरटीआई का 2 एप्लीकेशन आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये मोतिरिक छोस्कर में एक रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब छोस्कर मोतिरिक में दरख्तों की हालत क्या है ये हम सब जानते हैं। मैं उस मौके पर गया, मौके पर जाकर मैंने देखा तो वहाँ पर 13 प्रोक्चंग है, कुल 13 प्रोक्चंग की जगह पर 13 प्रोक्चंग है और 2 सफ़ेदे का दरख्त है। उसका मुआवजा कितना बनाया आप जानते हैं? 21 लाख रुपया, 21 लाख बनाया हुआ था, 21 लाख रुपया। जब मैंने आरडी 0 से आरडी एंड तक उसका छानबीन किया तो 21 लाख रुपए का असेसमेंट बनाया है, जबकि मौके पर 13 प्रोक्चंग है। हमारी ये हालत है जनाब। छोस्कर मेरा गाँव नहीं है, लेकिन वहाँ पर दूसरे पब्लिक के साथ 17 नफ़र की वजह से पूरे छोस्कर पर ही इसका असर पड़ रहा है। इसी हमदर्दी में हमने उस फॉरेस्टर को बोला, अपने तरीक़े से बोला, देखो भाई, मैं तुम्हारा कंप्लेन गवर्नर तक जान डालने से पहले मैं तुमको इल्ला देता हूँ, 7 दिन के अंदर तुम इसका रेक्टिफाई करो। मैं मौके पर जाके देख के आया हूँ, वहाँ पर 13 प्रोक्चंग है, 2 सफ़ेदे के दर है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 रुपये बनता है। तूने अगर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बनाया हो तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका पेमेंट 2 लाख रुपये बनता है। 21 लाख बिल्कुल हर हालत में नहीं बनता है। वो हमारे टर्म जैसे घने जंगलों वाली गाँव में नहीं बनता है इतना, 200 मीटर में 21 लाख रुपया। ऐसे ऐसे नाइंसाफ़ियाँ हो गई। उसके बाद मैंने उसी ब्लेम की वजह से, आपने अभी कहा ये आप लोगों पर इल्ज़ाम है कि आप पैसा खाता है, उसी वजह से आजकल हमें जो भी दरख्वास्त हम डालते हैं उसी के साथ सोशल मीडिया पर हम उसको लोड करते हैं ताकि आम जनता देखे। उसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी लिखा था कि मैंने ये आरटीआई डाला है, मुझसे पहले आप जाकर चोर को पकड़ने की कोशिश करो। हाँ, तो मैं समझूंगा मेरा हार हो गया है। उस तरह अगर मैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ करता तो उसमें तो उस तरह में तो मेरा हार होगा ना। जब वो लोग पहले ही जाकर चोर को पकड़ेगा, गर्दन पकड़ेगा, तो मेरा हार ऑटोमेटिक हो गया। मुझे उनके साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए फिर मेरा कुछ बचता नहीं है। फिर उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। आपको जानते हैं उसमें हमारे मरहूम शेख रज़ा का मकान लिया है खाली, उस रोड में 6 मकानों का असेसमेंट किया है उन्होंने। जब मैंने कल उनको आरटीआई लगाया, भाई तुमने 6 पूरा स्ट्रक्चर का जितना आपने असेसमेंट किया है वो सब दे दो बोला, तो उसमें बिल्कुल सबको गोल करके सिर्फ शेख रज़ा का घर जो उसका डिटेल इसमें डाल के मुझे भेज जाए, क्योंकि शेख रज़ा का तो गया ना ऑलरेडी। आज जाके देखेगा तो उसका मकान उसमें रोड के अलाइनमेंट में आया था। तो उसकी आड़ में उन्होंने 6 मकानों का पेमेंट तैयार किया हुआ था, 55 लाख, 30 लाख, 32 लाख।
ये नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। हाँ बेशक वो मेरा गाँव नहीं है, लेकिन छुसकुर की आबादी आप जानते हैं कितना छुसकुर की आबादी, ये सतरंगर इसमें मोटिपेले कर रहे हैं तो छुसकुर की आबादी वो सारे इसमें मुतासिर हो रहे हैं ना। अगर उतने पैसे में वो सड़क और 200 फुट आगे जा सकता है, पब्लिक को आवाम को फ़ायदा मिल सकता है आगे जाकर। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है, इसमें ये जो कल ही पहुंचा है मुझे बड़ी मुश्किल से यही डाला है। तो मैंने उस फॉरेस्टर को बोला था भाई तुम अपने तरीके से इस मामले को सुलझा लो। वो फॉरेस्टर बिल्कुल खामोश रहा। उसने वो सतरंगरू ट्रीज के ऑनर को बुला कर मेरे साथ गाली गलौज किया, ऐसा गलत मेरे साथ सलूक किया उन्होंने। अल्लाह बेहतर जानता है, ये सब बोलने की चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद मैंने डीफो को भी लिखा, तो उसने एक दिखावे के लिए एक चिट्ठी निकाला, जनाब एसीआर साहब हमसे थोड़ा गलती हो गया है, लिहाजा हम ये असेसमेंट दोबारा कराना चाहते हैं। उसमें क्या लिखा था, उसने दूसरा असेसमेंट तैयार करने के लिए एसीआर से उसने परमिशन लाया। एसीआर ने लिखा ठीक है आप दूसरा असेसमेंट कर सकते हैं, असेसमेंट करके आप मुझे यहाँ पर पहुँचा दो ऑथेंटिकेट के साथ। तो उसने क्या किया, उसमें 2 नफ़र का दरख्त डालना उसके भूल गया था। ये तो मैंने कहा था उसको एक्चुअल दरख्त का जितना बनता है वो रखो, बाकी सब काट के दोबारा असेसमेंट तुम यहाँ पहुँचा दो, नहीं तो एसीआर के सामने मैं तुम्हारा पोल खोलूँगा। मैंने डायरेक्ट कंप्लेन करना मुनासिब नहीं समझा, पहले उसको मौका दे, लेकिन आज 3 महीना से ऊपर हो गया वो बिल्कुल खामोश बैठे है। ये नाइंसाफ़ी है जनाब, इन सब के साथ हम सबको लड़ना है, जब तक हमारे दम में दम है हम लड़ते रहेंगे। मेरे ख्याल से हमारा प्रोग्राम अब अख्ताम को पहुंच रहा है। आप में से किसी का अगर कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। माशा साहब, अभी तक कितना डिपार्टमेंट्स का आपको सपोर्ट कॉपरेशन रहा है ओवरऑल? अभी तक इतने आरटीआई आपने किए हैं सपोर्ट तो अक्सर लगभग मैंने आरटीआई डाला 30-35 के करीब मैंने आरटीआई डाला। मैंने आरटीआई डाला होम डिपार्टमेंट तक मैंने आरटीआई डाला है। उसमें से कम 13 डिपार्टमेंट ने बिल्कुल मुझे नकार दिया। उसमें से ये एमजी नरेगा वाला है, एसईडी ऑफिस से, वहाँ से बेकार कागज़ों का 7 बंडल उधर तैयार करके रखा था, बिल्कुल ना किसी फाइल का सर था ना किसी फाइल का पैर था। तो हमने उसको लेने से इनकार कर दिया था, उन्होंने मुझे नहीं दिया। ये अक्सर ये आरएमबी करगिल सिकन यहाँ पर बहुत बड़ा गुंडागर्दी चल रहा है। यहाँ पर यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ रहा है। दूसरी अहम बात, ये लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर, बाकी जो होता है वो लोग मतलब फराहम करता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम तलब करते हैं अक्सर लोग देता है। उसमें से कम 15 से 20 डिपार्टमेंट ने अच्छा खासा हमारे पास कागजात पहुंचाया। हमारे पास है, हमारे पास आप लोग को किसी भी वक्त हमारे घर में आकर चेक कर सकते हैं। फाइल की सूरत में हम पूरा पैक करके रखा है। अभी उन्होंने से हमने ये कागजात छान कर निकाल के लाया है। अभी ये हम चाहते हैं ये एसएसपी ऑफिस से ये 2-3 कंप्लेंट जो है वो मुद्दतों से इधर पड़े हुए हैं, 4 कंप्लेंट वो बाहर आ जाए और ये मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, फिर उसके बाद हम दूसरा उसमें डालने के लिए तैयार नहीं, तो वहाँ पर अलमारी में सड़ने के लिए हम देने को तैयार नहीं है। बस आखिरी सवाल होगा, और सवाल होगा तो हमारे साथी आपको दे देंगे। जब से आप लाइमलाइट में आए इस आरटीआई एक्टिविस्ट, तो काफ़ी हमने भी कोशिश की कि यही सवालात आपसे करें, मीडिया में आपको लाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। 1-2 बार मैं और ज़िया साहब ने भी आपको काउंसिल सेक्रेटरीट पे भी मुलाकात हुई, उस वक्त भी आप भाग गए वहाँ से। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है, आप बार बार मीडिया से भाग रहे थे, जो आपके ऊपर अभी काफ़ी इल्ज़ाम आते हैं ब्लैकमेलिंग को लेके, कंप्रोमाइज़ को लेके, तो वजह क्या रही होगी? आप आज पहली बार मीडिया को फेस कर रहे हैं। आज पहली बार मीडिया के पर आने का मकसद में पहले शायद आप भूल रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आला पानी अफसर से बहुत ऊंचा हो चुका है। पहले अपने हिसाब से अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा करता था, अगर मेरे दिल में कोई चोर होगा या मैं किसी के साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहूँ तो उसको सीक्रेट रखा जाता है। ये फेसबुक पर डालने का मतलब है कि ये पब्लिक का है। मैंने कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं किया, हर कोई देखेगा। कल भी पूछ सकता था भाई परसों तुम्हारे फेसबुक पर ये आरटीआई डाला था, उसका क्या हो गया? यही पूछने के लिए, रिकॉर्ड पर रखने के लिए मैंने किया है, मतलब सोशल मीडिया पर रखा है। तो मैंने सोचा, मैंने पहले भी वो शायर आरज कर चुका हूँ, आप सबको बता चुका हूँ कि जब तक सोशल मीडिया पर आकर
नहीं कहेंगे तो मेरा जो अभी मैंने कहा वो कम से कम अनपढ़ से अनपढ़ अनपढ़ से अनपढ़ अभी भी सुनेगा कम से कम, तो उनको भी समझ में आएगा कि हमारे साथ हाँ ये हो गया है। बाकी मेरा लिखना मेरे फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा 100-500 मेरा फॉलोअर होगा, वो पढ़ेंगे, उसमें से अक्सर हो सकता है अनपढ़ होगा, तो क्या समझ में आएगा। मैंने सोचा कि जब तक ये मीडिया का सहारा नहीं लूँ मैं कहीं पहुँचने वाला नहीं है, तो मैंने सोचा ये मीडिया ही वो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिस पर जाकर मैं उनके साथ ताउन करके अपना ये सर इंजाम पूरा कर सकूँ। जेएनके आरटीआई एक्ट 2005, फिर एब्रोगेशन के बाद सेंट्रल आरटीआई एक्ट, यही तो सब कौन सा बेनिफिशियल रहा आपको? ये सबसे बड़ी हमारे लिए बदकिस्मती है। पहले हमारे अपना आरटीआई एक्ट था, जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई एक्ट 2009 शायद, तो सेंट्रल आरटीआई एक्ट 2005 गिना जाता है। अभी जो हमारे हिंदुस्तान में आरटीआई एक्ट लागू हुआ था 2005 में, तो उसके बाद हमारा अपना जम्मू कश्मीर का अलग आरटीआई था, तो उसमें तो हमारा अपने पास कमिश्नर था। जब यहाँ पर ये पब्लिक अथॉरिटी हमको इन्फॉर्मेशन देने से इनकार करता तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठा था। यह हमारा नज़ीर साहब बहुत साल उधर रहा, उसने बिल्कुल यहाँ से बड़े बड़े अफसरों को उधर खड़ा करके इन्फॉर्मेशन ला के दिया था। उसमें से एक ये हमारा एडीपी था उस वक़्त का, ये गुलाब का गुलदार साहब, उसको कई बार उसने इन्फॉर्मेशन कमीशन बुलाकर वहाँ पर उसने जानकारी दिलाया था। फिर अब्दुल गनी साहब था, गनी बट शायद ऐसा कुछ था, वो कल तक बैठा था जब तक हमारे जम्मू कश्मीर का यूटी बना, उस वक़्त तक वो था, बहुत अच्छा कारकर्दगी था। अभी हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी, हम अभी तो वो सारे पब्लिक अथॉरिटी को मालूम है, अब यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के बाद अपील करेगा। अपील भी किसके करेगा? अपील भी उसी के उस डिपार्टमेंट के सबसे हेड के पास अपील करना होता है, वो भी इग्नोर कर देता है इसको, तो उनको पता है वो भी इग्नोर करेगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में कमीशन में जाएगा, तो कमीशन में एक फेल के लिए 3 साल इंतज़ार करना पड़ता है। 2019 में हमने PMDSY के ख़िलाफ़ फेल सेकंड अपील दायर किया था कमीशन में दिल्ली में, वो 2022 में नवंबर-दिसंबर 2022, 23-24 में हेयरिंग हुआ था। तो 3 साल में तो ये अफसर कहीं से कहीं पहुंच जाता है, तो यही उनके लिए बहुत सहारे का सबब बना है ये पब्लिक अथॉरिटी के लिए। हाँ, वो लोग जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली जाएगा, दिल्ली में तो 3 से 5 साल लगेगा, उस वक़्त तक मेरा रिटायर हो चुका होगा। इसी खूब में वो लोग अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, कोई नहीं देता है अभी। जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड आपने आरटीआई किया है कि नहीं? रिक्रूटमेंट हुआ है, अभी तक जो रिक्रूटमेंट हुआ है उनके रिलेटेड आपने आरटीआई किया है कि नहीं? रिक्रूटमेंट हम लोगों को अच्छा, उसके रिलेटेड हमने कोई आरटीआई नहीं डाला है। अभी उनका पूरा सही जानकारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो पहले आरटीआई डालने से पहले कम से कम 50%, 30% से 50% जानकारी हमको पहले अंदरूनी सोर्स से पता चलता है, ठीक है ना। जब तक अंदरूनी सोर्स से हमें पहुंचाता नहीं है, अभी तक मैं सही बोलता हूँ 90 से 95% मुलाजिम हमारे बहुत बेहतर है। वो लोग सोचते हैं कि आरटीआई किस बेस पर उसमें डाला जाए ताकि हमको इन्फॉर्मेशन डालने, तो उस छानबीन के रोज़ से हम उसको कुछ हवाले देते हैं। हवाला देने के बाद बड़ी मुश्किल से वो निकल जाते हैं। जब तक किसी मैटर का हवाला नहीं दे वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन वो लोग नहीं देता है। इसीलिए सबसे ये ज़रूरी होता है कि पहले इन्फॉर्मेशन निकाला जाए। जनरल पब्लिक का कितना कॉपरेशन आपको ओवरऑल इस मिशन में रहेगा? जनरल पब्लिक का इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जनरल पब्लिक मुझे फ़ोन आता है, जनाब आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता, हमारे मैटर को आगे पहुंचाएं, आप ये करो, आप ये करो। पूरा पब्लिक का मेरे साथ ताउन है। थैंक यू सर, शुक्रिया जनाब। सर एक क्वेश्चन लास्ट, आपको आखिरी क्वेश्चन होगा सर। जिस तरह BRO डिपार्टमेंट जो कारगिल में अब पूरा ऑल इंडिया में आपको पता है कि ज़्यादा करप्शन काम ने वहाँ सुन, तो कभी आपको इसके खिलाफ कुछ बहुत सारे हैं ना सर, मार उन पर कोई आरटीआई असर करता नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने आप को डिफेंस में तो डिफेंस या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो या डिफेंस डिपार्टमेंट हो, कुछ महकमे ऐसे हैं जो सेक्शन 9 में पढ़ते हैं, तो वो सब आरटीआई से बाहर होता है। तो बेकन वाले भी यही हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे हम लोगों ने मतलब इतना किया, आजकल हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी हाईलाइट है, काफ़ी हर जगह पता है आप लोग खुद, हमने पहले बोला ये मीडिया एक 4 पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो नेशनल हाईवे, जो ज़ांस्कर नेशनल हाईवे, उसमें आज इतना बड़ा स्कैंडल काफ़ी हो रहा है हर जगह, क्योंकि कई जगह 40 फुट रोड नापा हुआ है, ज़मीन कैप्चर किया है 35 फुट ही, 5 फुट बचा हुआ है।
कहीं अगर किसी के 6 दरख्त जाना था, निशानी लगा है, नंबर लगा दरख्त 1 2 3 4 5 6, मगर उन सपोर्ट एक ही दरख्त ले फिर उन्होंने उधर से अपना कंपाउंड लगा के वो दरख्त मौके पे है। तो हम आप इस मीडिया के हमारे हम देखो हम तो लोग भी हमें बोल रहे हैं आप ये लोग ब्लैक भी करते हैं वो भी करते हैं, और मैं और हसन बादशाही चिल्ला के बोल के कहीं नहीं पहुँचेगा। हमारे यूटी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल कौंसल और डीसी से रिक्वेस्ट है, जो हमारा नेशनल हाईवे जो रोड जितना होना चाहिए और सपोर्ट हो काम उनका बराबर आना चाहिए और मौके पे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो ज़मीन जो दरख्त जो टी कंपटीशन हाउस कंपनी का जो पैसा लिया है वो पैसा मिस यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा करगिल का प्रॉपर्टी है, हमारे लोगों का प्रॉपर्टी है। तो बाकी आप लोग इंशाल्लाह हम उम्मीद है आप लोगों को, अगर हमने पहले भी बोला अगर हम हमारे इन चीज़ों पे अगर गवर्नमेंट ने इक़दाम नहीं लिया, हम आपसे दोबारा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरिए आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे। शुक्रिया। तो हसन साहब आपसे क्वेश्चन फिर उठता है सर, जिस तरह नेशनल हाईवे को लेके जो बात किया है तो उसमें जितने भी हमारे हक बनते हैं, सबसे पहले कारगिल के ही बेरोजगार बंधुओं को ठेकेदारी करने का उसमें, तो मैंने सुना सोर्स के हिसाब से हमें पता चला कुछ हमारे लोकल ठेकेदार और कुछ काउंसलर ने अपने एरिया को बांट के वहाँ पे कब्जा करके काम कर रहे हैं, और कुछ लोकल ठेकेदार जो बच्चे काम करना चाहते हैं तो उनको लेके ऐसे ही काम देते हैं जिसमें कोई बेनिफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। तो जिस चीज़ में प्रॉफिट है वो बाहर लेस है, बाहर से ला के नेपाली ठेकेदार को अपने साथ जुड़ के उनको काम दिया जाता है। क्या कभी आपने उस पर थोड़ा नज़र दिया है? हाँ, उसकी शिकायत है हमारे पास बहुत सारे कई बार आया है उनका। ये मैंने एनएसडीसीएल के एक मैनेजर से भी मुलाकात किया था, लेकिन उनका कहना यही है कि आप सीधा सेंट्रल ऑफिस जाओ हमारे दिल्ली में, यहाँ पर हमको ना आपके सवाल का जवाब देने का वो है, ना हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल जब वो हमारे कौंसल का नहीं सुनते, जब कल सीसी साहब खुद किया, आप लोगों का मीडिया पे भी हो गया वायरल, सोशल मीडिया पे सब ने देखोगा, कल वो सीसी साहब को वहाँ नहीं बोल रहे थे, मैं और हसन बादशाह को कौन पूछेगा? हमारे एक चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे अपने हमारे साथ सीधे मुंह बात नहीं करता, तो ये तो सेंट्रल से आए हुए लोग हैं, बहुत हाई फाई लोग हैं, वो लोग कहाँ हमारे साथ ताउन करेंगे? वो कौंसलर मौके पर कौंसलर के पास आवाम को साथ लेकिन के काम को रोक नहीं सकते सर? क्या रोक नहीं सकते? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके बारे में हम नहीं जानते हम उसके बारे में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक बार गलती मुंह से निकल गया तो निकल गया। जब तक हाथ में कुछ दिखाने का नहीं हो, बोलना बेहतर नहीं होगा। इसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। थैंक यू सर। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।